रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई रिपीट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आप सभी को पता है लंग्स। ये देखो, इनहेल किया मैंने, ये देखो एक्सेल किया मैंने। तो ये जो इनहेलेशन था, ये जो एक्सेलेशन था, इसके लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? अरे सर, बच्चे को भी पता है कि लंग्स रेस्पॉन्सिबल है। और मेरे कोऑर्डिनेशन के लिए, मेरे मूवमेंट के लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? अरे सर, सभी को पता है कि ब्रेन, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। और तुम्हें देख के जो मेरा दिल धड़कता है, इसके लिए कौन सा ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल है? अरे सर, सबको पता है, हार्ट की बात कर रहे हो, जो कि टूट चुका है। यार तुम पर्सनल क्यों हो जाते हो? वैसे टूट तो चुका ही है। ठीक है सर, समझ में आ गया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन से रिलेटेड बात होगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि लंग्स से रिलेटेड बात होगी, और सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब कि हार्ट से रिलेटेड बात होगी। तो ये जो ब्रेन है, ये जो लंग्स है, ये जो हार्ट है, ये तीनों ही वाइटल ऑर्गन की कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में आते हैं? वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मतलब कि बहुत ही ज्यादा इसेंशियल ऑर्गन। अगर आप कभी भी लाइफ सोचोगे, तो लाइफ इन तीनों के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। और भी वाइटल ऑर्गन होते हैं, पर मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कि ब्रेन है, लंग्स है, हार्ट है। अब देखो, अभी ये 24 घंटे में इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, 24 घंटे मेरा हार्ट बीट करता है, लब डब लब डब लब डब लब डब, 1 मिनट में 72 टाइम बीट कर रहा है। तो ये रुक ही नहीं सकते। मैं ब्रीथिंग रोक दूं क्या? ऊपर हो जाऊंगा यार 5 मिनट बाद तो। मैं हार्ट बीट रोक सकता हूँ क्या? अरे क्या बात कर रहे हो सर, 5 सेकंड रोक के दिखाओ, ऊपर पहुंच जाओगे। तो ना ब्रीथिंग रोक सकते हैं, ना हार्ट बीट रोक सकते हैं। और ये ब्रेन अगर कमांड करना बंद कर दिया, तो आप वैसे भी ना कोऑर्डिनेट कर पाओगे, ना मूवमेंट कर पाओगे, ना बोल पाओगे, ना चल पाओगे, ना मेरी तरफ देख पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे ही सिस्टम जरूरी होते हैं। और ये ब्रेन, लंग और ये जो हार्ट है, ये सारे ही वाइटल ऑर्गन होते हैं, मतलब कि बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं लाइफ के लिए। चलिए सर, ठीक है, आपने बोल दिया कि दिल है, दिमाग है और हमारे लंग्स है, ये बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होते हैं, ये वाइटल ऑर्गन होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी के। पर अभी तो हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो फिर ये सब कहाँ से आ गया? अरे सब कनेक्ट कर दूंगा, बस अभी याद रखो। चलो, एज यूजुअल कहानी सुनते हैं। कहानी सुन के मजा आएगा। ये मेरे पास एक ड्रग मॉलिक्यूल है, और मैं चाहता हूं कि इस ड्रग को मैं मार्केट में अप्रूवल दिलाऊं। क्या चाहता हूं मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो भी ड्रग मॉलिक्यूल है, उसको मैं मार्केट में अप्रूवल दिलाऊं। ठीक है सर, अगर आपके पास कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल है और अगर आपको मार्केट में अप्रूवल चाहिए, तो सबसे पहले आपको करने पड़ेंगे प्री क्लिनिकल ट्रायल। प्री क्लिनिकल ट्रायल? अरे हाँ सर, प्री क्लिनिकल ट्रायल करने पड़ेंगे। मतलब कि आपकी जो भी ड्रग है ना, उसको एनिमल पे ट्रायल करो, एनिमल पे टेस्ट करो। ठीक है। अगर मुझे मेरे ड्रग का मार्केटेड अप्रूवल चाहिए, तो सबसे पहले मुझे मेरी ड्रग को टेस्ट करना पड़ेगा एनिमल के ऊपर। एनिमल कौन से लूँ? अरे सर, कोई से भी ले लो, या तो रोडेंट ले लो। रोडेंट का मतलब, अरे रोडेंट का मतलब सर, माइस ले लो, है ना, माइस हो गया। आपका रैट हो गया सर। या फिर नॉन रोडेंट ले लो सर। नॉन रोडेंट का मतलब होता है जैसे कि आपका डॉग हो गया सर। तो आप रोडेंट ले सकते हैं, छोटे एनिमल ले सकते हैं, या फिर नॉन रोडेंट बड़े एनिमल भी ले सकते हैं। जैसे अगर रोडेंट ले रहे हैं तो आप माइस ले सकते हैं सर, रैट ले सकते हैं। नॉन रोडेंट में आप डॉग ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, देखो मुझे नहीं आता, मेरे को तो मेरे ड्रग का मार्केटेड अप्रूवल चाहिए, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। अरे सर, वही तो बता रहे हैं कि अगर आपको आपके ड्रग का मार्केटेड अप्रूवल चाहिए, तो सबसे पहले आपको अपने ड्रग को टेस्ट करना पड़ेगा एनिमल्स के ऊपर। अब एनिमल्स दो कैटेगरी में है, रोडेंट, नॉन रोडेंट। नॉन रोडेंट में आते हैं डॉग, और रोडेंट में आते हैं माइस और रैट। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने रैट ले लिया, और इस रेट के ऊपर मैं चाहता हूँ एक्सपेरिमेंट करना। तो मुझे ये बताओ कि इस ड्रग का कौन कौन सा टेस्ट मुझे करना पड़ेगा इस एनिमल के ऊपर। ये जो एनिमल यहाँ पर है, इस एनिमल के ऊपर मुझे ड्रग का कौन कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा? अरे सर, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट। अरे हाँ सर, ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पता करो। सबसे पहले क्या करो?
ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक पता करो। फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है सर कि ड्रग का एडीएमई पता करो, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन। ठीक है। फिर सर आप टी मैक्स पता करो, टी हाफ पता करो, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन पता करो, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन पता करो। साथ ही साथ आप इसकी पोटेंसी पता करो, बायो अवेबिलिटी पता करो, टॉक्सिसिटी पता करो, कार्सिनोजेनेसिटी पता करो, जीनोटॉक्सिसिटी पता करो। अरे सर इतने सारे टेस्ट करने पड़ेंगे तो मार्केट में अप्रूवल ऐसे मिल जाएगी क्या? कार्सिनोजेनेसिटी पता करो, मतलब आपकी ड्रग जो है कैंसर तो नहीं कर रही लॉन्ग टर्म के बाद। जीनोटॉक्सिसिटी पता करो कि मतलब आपकी ड्रग जो है म्यूटेशन तो नहीं कर रही, डीएनए में चेंज तो नहीं कर रही, जीन में चेंज तो नहीं कर रही। और साथ ही साथ फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक पता करो कि ड्रग जो है रिसेप्टर से सही से जुड़ रही नहीं जुड़ रही, और ड्रग का एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मेटाबॉलिज्म कैसा है, एक्सक्रीशन और एलिमिनेशन कैसा है। कहीं पता लगा कि ड्रग का एक्शन तो अच्छा था पर ड्रग जो है एलिमिनेट ही नहीं हो पा रही, बॉडी से रिमूव ही नहीं हो पा रही, और ड्रग बॉडी में ही जमा हो गई और टॉक्सिसिटी कर रही है, फिर क्या काम की? ड्रग की बायो अवेबिलिटी पता करो, ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पता करो, ड्रग की पोटेंसी पता करो। अरे सर बड़ा खतरनाक काम है। हाँ जी भाई, सब कुछ पता करना पड़ेगा। टी मैक्स, टी हाफ, टी मैक्स, मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, सब कुछ पता करना पड़ेगा, है ना। इसका सेफ डोज पता करो, इसकी रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज करो, क्योंकि यूनिट 3 में हमने देखा था शायद कि रिप्रोडक्टिव टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी करना बहुत जरूरी है। पता लगा कि किसी एनिमल को दवाई दी और दवाई देने के बाद उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही खत्म हो गया, है ना। टेस्टिस डैमेज हो गए, एपिडिडाइमिस डैमेज हो गए, जो स्पर्म बन रहा है वो मोटाइल ही नहीं बन रहा, उसके नंबर कम हो गए, उसकी शेप बिगड़ गई, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो कभी भी कोई भी ड्रग अगर हम टेस्ट कर रहे हैं एनिमल पर, तो कई तरह की टेस्टिंग करनी पड़ती है ड्रग की, हमें कई तरह की टेस्टिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है सर, एक काम करता हूँ सर, इनहेल और एक्सेल कर लेता हूँ, क्योंकि इतने सारे टेस्ट आपने बता दिए, मुझे तो थोड़ा ऐसा लग रहा है कि इतने सारे टेस्ट करूंगा कब। पर चलो ठीक है सर, आपने बोला तो हमने हमने आपके कहने पर ड्रग के सारे टेस्ट कर लिए। ये हमारे पास ड्रग थी, आपके कहने पर हमने इसको एनिमल पे अप्लाई किया, चाहे रोडेंट हो चाहे नॉन रोडेंट हो, सब पर अप्लाई किया। और इसे कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल करना। कौन से ट्रायल करना? प्री क्लिनिकल ट्रायल करना। आपके कहने के अकॉर्डिंग हमने सारे टेस्ट यहाँ पर करके देख लिए सर, सारे जो भी आपने बोले थे सारे टेस्ट हमने करके देख लिए। अब बताओ सर अब क्या करना है। अगर आपने सारे टेस्ट करके देख लिए तो ये जितनी भी रिपोर्ट आपके पास आई है वो सारी आप नोट डाउन कर लो कि भैया फार्माकोकाइनेटिक क्या है, एब्जॉर्प्शन इतना आया, डिस्ट्रीब्यूशन इतना आया, मेटाबॉलिज्म इतना आया, एक्सक्रीशन इतना आया, इसका सी मैक्स इतना है, इसका टी मैक्स इतना है, इसका टी हाफ इतना है, इसका एमएससी इतना है, सब कुछ नोट कर लो कि मैक्सिमम सेफ कंसंट्रेशन क्या है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन क्या है, टॉक्सिक ड्रग टॉक्सिक कैटेगरी कब से इंक्लूड हो जाएगी, मतलब कितना एमजे तक ये सेफ है, इसका सेफ डोज क्या है, सब कुछ पता कर लो। इसकी टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज पूरी कर लो, सब कुछ आप पता करो और उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखो। ठीक है सर, आपके कहने के मुताबिक हमने क्या करा, ड्रग लिया, एनिमल पे ट्राई किया, और एनिमल पे ट्रायल करने के बाद जितनी भी टेस्टिंग आपने बताई सारी हमने कर ली, और सारी टेस्टिंग करने के बाद जो भी डेटा हमारे पास आया उसको हमने अच्छे से रिकॉर्ड में मेंटेन कर लिया। सर अब क्या करना है? अब इस डेटा को संभाल के रखो, अब ये काम आएगा, देखो कहाँ से काम आएगा, कैसे काम आएगा। ये जितने भी टेस्ट आपने करे इन सब का डेटा आपने रख लिया। हाँ सर हमने सारा डेटा रख लिया। अब आपने क्या करना है, एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। क्या करना है? एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उस एप्लीकेशन फॉर्म का नाम होता है आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। आई रिपीट, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है सर, हमने सारी टेस्टिंग कर ली, सारे रिकॉर्ड रख लिए, अब हम आईएनडी एप्लीकेशन को फिल कर रहे हैं। पर सर मुझे ये बताइएगा कि ये आईएनडी एप्लीकेशन को फिल क्यों किया जाता है? देखो सीधी सी बात है, आपने आपके ड्रग को एनिमल पे तो ट्राई कर लिया है ना, एनिमल पे आपके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, सारे रिजल्ट आपने नोट डाउन कर लिए। अब आपको क्या करना है, इस ड्रग को ह्यूमंस पे ट्रायल करना है। और आपको भी पता है कि अगर आपको ह्यूमंस पे ट्रायल करना है, ये थोड़ा सा गलत बन गया यार, नहीं भाई अफ्रीका थोड़ी ना है। हाँ, अगर आपको ह्यूमंस पे ट्रायल करना है तो ह्यूमन पे ट्रायल करने के लिए आपको आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। क्लियर? और आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म का फुल फॉर्म क्या होता है? इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है सर,
तो हमने ये सारा रिकॉर्ड यहाँ पर अटैच कर देना है कि हमारा ये सारा रिकॉर्ड आया था, यहाँ पर अटैच कर देंगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ। ठीक है सर, क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें क्लिनिकल ट्रायल करने का मौका मिले, ताकि हमें ह्यूमन पे हमारी ड्रग टेस्टिंग करने का मौका मिले। तो हमें ये समझ में आ गया कि अगर हमें प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर जाना है, अगर हमें प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल के ऊपर जाना है, तो हमें करना पड़ेगा एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल, उसका नाम है आईएनडी एप्लीकेशन। और जो आईएनडी एप्लीकेशन होता है उसके साथ सारा रिकॉर्ड हमें अटैच करना होता है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल जब हमने करे एनिमल के ऊपर, जब हमने हमारी ड्रग को टेस्ट किया तो क्या क्या रिपोर्ट आई, वो सारी रिपोर्ट आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म के साथ फिल करनी पड़ती है। ठीक है सर, आगे बताओ, आगे सुनो भाई। मतलब इतना तो क्लियर हो गया कि ड्रग है, ड्रग का प्री क्लिनिकल ट्रायल कर लिया, फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल करना था, और क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ा जिसका नाम है आईएनडी, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, चलिए अब जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, अगर आप यूएस के सिटीजन हैं, कहाँ के सिटीजन? यूएस के, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जिसका नाम है यूएसएफडीए। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा सिडिस्को के पास। सिडिस्को का मतलब होता है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और उसमें होते हैं डीसीजीआई। कौन होते हैं? डीसीजीआई। डीसीजीआई का फुल फॉर्म होता है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है सर, हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर हम यूएस के सिटीजन है तो यूएसएफडीए के पास चला जाएगा, अगर हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो सिडिस्को के पास चला जाएगा। सिडिस्को में होते हैं डीसीजीआई जो इस फॉर्म को रिव्यू करते हैं। अब देखो, फॉर्म के साथ तीन चीजें हो सकती है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, इसके साथ तीन चीजें हो सकती है। या तो इसे अप्रूव कर देंगे, या तो इसे अप्रूव कर देंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो हम तो इंडिया से हैं, तो सिडिस्को के पास फॉर्म आया। सिडिस्को में कौन है? डीसीजीआई, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। उनके पास फॉर्म आया, उन्होंने सारी चीज़ें चेक करी कि एनिमल पे टॉक्सिसिटी तो नहीं हुई, नहीं हुई। कोई रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, जीनोटॉक्सिसिटी, पोटेंसी, बायोअवेबिलिटी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, सारी चीज़ें वो चेक कर रहे हैं। जब उनको पता लगा कि यार सारी चीज़ें बढ़िया हैं, तो उन्होंने क्या करा? इस एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव कर दिया। इन्होंने बोला कि आपकी ड्रग पूरी तरह से तैयार है ह्यूमन ट्रायल के लिए, ह्यूमन पे आप ट्रायल कर सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होगी। एक कंडीशन होगी होल्ड कर दिया। अब होल्ड क्यों करेंगे? जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म आया डीसीजीआई के पास, उन्होंने देखा कि यार यहाँ पे कोई साइन कम है, या कोई रिपोर्ट मिसिंग है, या किसी में वैल्यू नहीं लिखी गई है, तो इसे होल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? होल्ड कर देंगे। या फिर एक और होता है रिटर्न करना। रिटर्न करना, कंपनी को वापस भेज देना कि यार इसमें तो टॉक्सिसिटी आ रही है, नहीं नहीं इस ड्रग की पोटेंसी इतनी अच्छी नहीं है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही खराब है, ये तो दूसरों को नुकसान पहुंच के आपको सही करा रही है, रिजेक्ट कर दो इसे, वापस दे दो कंपनी को। तो रिजेक्ट हो सकता है ना? रिटर्न कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं, अप्रूव कर सकते हैं, वो सब इनके हाथ में, इन ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में कि रिकॉर्ड कैसा आ रहा है उस अकॉर्डिंग ये सारा काम करेंगे। क्लियर हुआ? अभी तक के लिए आपको इतना ही जानना जरूरी था। अब आईएनडी बहुत जरूरी है, क्योंकि आईएनडी जो है एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है। प्री क्लिनिकल ट्रायल और क्लिनिकल ट्रायल के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो आईएनडी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना आईएनडी को फिल करे, बिना आईएनडी के अप्रूवल के प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में नहीं जा सकता। अगर मेरी कोई कंपनी है, मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, मैं चाहता हूं कि वो ड्रग जो है मार्केट में आए, मैंने कोई ड्रग बनाई, मैंने प्री क्लिनिकल ट्रायल करे, सारा डेटा स्टोर किया, वो सारा डेटा रिकॉर्ड किया, स्टोर किया, फिर मैंने आईएनडी एप्लीकेशन को फॉर्म को फिल किया, फिर यहाँ पर सारा डेटा मैंने अटैच किया, फिर ये अप्रूवल के लिए जाएगा। जब ये अप्रूव होगा, यही एक ऐसी कंडीशन है जब मैं क्लिनिकल ट्रायल कर सकता हूँ। ठीक है, यही एक ऐसी कंडीशन है, वरना आईएनडी के अप्रूवल के बिना, आईएनडीए फॉर्म के अप्रूवल के बिना, एप्लीकेशन फॉर्म के अप्रूवल के बिना मैं क्लिनिकल ट्रायल नहीं कर सकता। क्या ये बात क्लियर है? चलिए, ठीक है सर, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो एक और कहानी सुनो। ये कहानी याद हो गई? हाँ सर, अभी तक आपने दो कहानी सुना दी। एक तो बहुत छोटी कहानी थी जिसमें आपने बोला कि वाइटल ऑर्गन, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, है ना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। फिर आपने ये दूसरी कहानी सुना दी
ये IND एप्लीकेशन फॉर्म वाली है ना, इन्वेस्टिगेशन न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म वाली, कि अगर आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल से क्लिनिकल ट्रायल करने हैं तो IND को तो फिल करना पड़ेगा। IND का तो अप्रूवल चाहिए चाहिए, चाहे आप इंडिया से हैं तो सिडिस्को DCGI, अगर आप US सिटीजन है तो US FDA से अप्रूवल चाहिए। क्लियर। अब देखो, अब हुआ क्या कि मेरी एक ड्रग थी, उस ड्रग का मैंने प्री क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिया था, उस ड्रग का मैंने क्लिनिकल ट्रायल भी कर लिया था, उस ड्रग को मैंने मार्केट में भी भेज दिया था। अरे वाह सर, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। प्री क्लिनिकल भी एक्सेप्ट हो गया था, क्लिनिकल भी एक्सेप्ट हो गया था, ड्रग का मार्केटेड अप्रूवल भी हो गया था, ड्रग मार्केट में चली गई थी। मैंने कहा हाँ भाई, ड्रग मार्केट में चली गई थी। अब जब मैंने प्री क्लिनिकल ट्रायल करे थे, क्लिनिकल ट्रायल करे थे, तब मैंने एक टेस्ट किया था कि ड्रग टॉक्सिक तो नहीं, तो उसकी टॉक्सिसिटी टेस्ट की थी मैंने। क्या करी थी? टॉक्सिसिटी टेस्ट करी थी। तो जब भी मैं ट्रक को मार्केट में भेज रहा था तो मैंने सारे टेस्ट करे थे, ऑब्वियसली फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, सब कुछ मैंने किया था, सीमेक्स टीमेक्स सब कुछ किया था। साथ ही साथ मैंने टॉक्सिसिटी प्रोफाइल भी चेक की थी। तो मैंने देखा था कि मेरी ड्रग किसी भी वाइटल ऑर्गन को मेरी ड्रग किसी भी वाइटल ऑर्गन को या कोई भी नॉन वाइटल ऑर्गन को, या तो वाइटल ऑर्गन है या फिर कोई भी नॉन वाइटल ऑर्गन है, मेरी ड्रग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। मैंने देखा था ड्रग को, एनिमल को देखे, प्री क्लिनिकल ट्रायल करके मैंने देखा था। जैसे कि वाइटल ऑर्गन मतलब कि आपका हार्ट हो गया, आपका लंग हो गया, आपका ब्रेन हो गया। तो मैंने देखा था कि मेरी जो ड्रग है वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। ठीक है, टॉक्सिसिटी टेस्ट में ये मैंने देखा था। फिर मैंने ये भी देखा था कि मेरी जो ड्रग है वो नॉन वाइटल ऑर्गन मतलब कि GIT हो गया, किडनी हो गया, इनको भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। तो मतलब मेरी ड्रग अच्छी थी, है ना। पर हुआ क्या कि जब मेरी ड्रग मार्केट में गई, मार्केटेड अप्रूवल हुआ, तो कई समय के बाद मुझे ये पता लगा कि मेरी ड्रग ने वाइटल ऑर्गन खराब कर दिए, और मेरी ड्रग ने नॉन वाइटल ऑर्गन भी खराब कर दिए। अरे सर, ऐसे कैसे? आप ही ने तो बोला कि ड्रग की टेस्टिंग तो हमने कर ली थी। जब ड्रग की टेस्टिंग हमने करी, जब ड्रग के ऊपर हमने प्री क्लिनिकल क्लिनिकल ट्रायल करे, तब आपने बोला ना कि कोई भी वाइटल ऑर्गन, कोई भी नॉन वाइटल ऑर्गन तो खराब ही नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो कि ड्रग, वही ड्रग को जब मार्केट में भेजा तो उसने वाइटल ऑर्गन खराब कर दिए लंबे समय के बाद। ऐसा कैसे? तो देखो, जब मैंने इनकी टॉक्सिसिटी टेस्ट करा था ना, तब मैंने देखा था, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये किडनी है, दिस इज किडनी। तो मैंने देखा था कि मेरी ये जो ड्रग है, ये जब किडनी पे जा रही है तो किडनी के स्ट्रक्चर को तो डैमेज नहीं कर रही। तो मुझे पता लगा कि नहीं कर रही। तो ऑब्वियसली वाइटल ऑर्गन में जो हार्ट है, लंग है, ब्रेन है, इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुई थी, और नॉन वाइटल ऑर्गन की भी कोई भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं हुई थी। ड्रग देने के बाद किडनी सही थी, हार्ट सही था, ब्रेन सही था, लंग्स सही थे, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। पर इनके फंक्शन खराब हो गए थे, और वो मैंने नोटिस ही नहीं करे। समझ में आ रहा है? जब मैंने टॉक्सिसिटी स्टडी करी थी, तब मैंने देखा था कि ये जो ड्रग है ये वाइटल ऑर्गन पे भी अच्छी है, नॉन वाइटल ऑर्गन की भी अच्छी है, क्योंकि ये ड्रग इनकी स्ट्रक्चर खराब ही नहीं कर रही, पर इन्होंने इनका फंक्शन खराब कर दिया। और ये बात हमें मार्केट अप्रूवल के बाद पता लगी। क्या खराब कर दिया? फंक्शन। और आप खुद सोचिए कि अगर आपका ब्रेन का फंक्शन खराब हो जाए, सीजर्स आने लग जाए, ट्रेमर्स आने लग जाए, आप धूजने लग जाओ, आपकी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए, है ना, कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए आपकी। खैर, टिकटॉकर की तो बिगड़ी हुई है कोऑर्डिनेशन, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की तो बिगड़ी हुई है कोऑर्डिनेशन। मान लीजिए आपकी कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? या फिर आपकी हार्ट का जो लबडब्स है, 72 टाइम बीट कर रहा था नॉर्मली 1 मिनट में, मान लीजिए 172 टाइम बीट करेगा, देव दर्शन हो जाएंगे। मान लीजिए बीट ही नहीं करेगा, 50 बीट पर मिनट रह गई, फिर भी देव दर्शन हो जाएंगे। तो ये तो खराब काम है ना। हार्ट की स्ट्रक्चर सही है, हार्ट का फंक्शन चेंज हो गया। किडनी की स्ट्रक्चर सही है, पर वो ब्लड को फिल्टर ही नहीं कर रहा, तो स्ट्रक्चर का क्या करूं मैं? तो मतलब फंक्शन चेंज हो गए। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इतनी सारी दिक्कत आई कि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, कम हो रहा है ना, हार्ट रेट बढ़ रही है, कम हो रही है। एक आपने ये देखा होगा, देखा ही होगा ऑब्वियसली, मैं क्या पूछ रहा हूँ, PQR, है ना, ये यहाँ S और ये T, ये जो आपने देखा है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो इसमें क्या हुआ कि जो QT इंटरवल था, वो QT इंटरवल का एलोंगेशन हो गया। मतलब कि PQRS और ये जो T थी, फिर इसमें इंटरवल्स होते हैं, PQQT, तो जो QT इंटरवल था उसमें एलोंगेशन हो गया, Q और T इंटरवल में एलोंगेशन हो गया। तो प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ड्रग की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसी बातों को मद्देनजर रखते हुए सेफ्टी फार्माकोलॉजी डेवलप हुई। कौन डेवलप हुआ? सेफ्टी फार्माकोलॉजी। यहां पर हम स्ट्रक्चर तो चेक करते ही हैं ऑर्गन का, साथ ही साथ फंक्शन भी चेक करते हैं।
मतलब कि हमारी जो ड्रग है, अगर हमने ड्रग दी किसी भी वाइटल ऑर्गन को, किसी भी नॉन वाइटल ऑर्गन को, तो हमारी जो ड्रग है कहीं वो उसके फंक्शन में तो खराबी नहीं ला रही। मतलब सेफ्टी फार्माकोलॉजी में हम स्ट्रक्चर तो देखेंगे जैसे टॉक्सिसिटी में देख रहे थे, साथ ही साथ यहाँ पर फंक्शन भी देखेंगे कि किसी ऑर्गन का फंक्शन चेंज तो नहीं हो गया, क्योंकि फंक्शन चेंज होने से भी मामला खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा डेथ हो जाती है। चलिए, तो सेफ्टी फार्माकोलॉजी में हम फंक्शन भी देखेंगे। चलिए, इसे समझ में आ गया कि सेफ्टी फार्माकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी। पहले टॉक्सिसिटी स्टडी तो होती थी पर मामला अभी सेट नहीं हुआ था, तो हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजी की जरूरत पड़ी। सर, ये सेफ्टी फार्माकोलॉजी कितने लेवल पर होती है? देखो, ये 2 लेवल पर होती है, टीयर 1 और टीयर 2। 2 लेवल पर सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडीज करते हैं। सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज क्यों करी जाती है पता लग गया। सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज क्यों होती है पता लग गया। सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कितने लेवल पे होती है? 2 लेवल पर, टीयर 1 और टीयर 2। मेरे साथ बोलो, टीयर 1 और टीयर 2। अब जो टीयर 1 है, ये स्टडीज मैंडेटरी होती है, जरूरी होती है, ये स्टडीज करनी ही पड़ती है। अगर किसी भी ड्रग को मार्केटेड अप्रूवल चाहिए, अगर किसी भी ड्रग को प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद क्लिनिकल ट्रायल करने हैं, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद अगर उसको क्लिनिकल ट्रायल करने हैं तो भी उसको सेफ्टी फार्माकोलॉजी की स्टडी करनी नेसेसरी हो गई अब। तो अगर मैं प्री क्लिनिकल ट्रायल कर रहा हूं, एनिमल पे ड्रग की टेस्टिंग कर रहा हूं, तो उसी दौरान मुझे सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल की स्टडी करनी पड़ेगी, तभी मैं क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए अप्रूवल होऊंगा। चलिए, तो टीयर 1 और टीयर 2 दो तरह से सेफ्टी फार्माकोलॉजी को 2 लेवल पर डिवाइड किया गया है। टीयर 1 जो है बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी होती है, ये तो करनी ही पड़ती है, क्योंकि टीयर 1 में हम चेक करते हैं कि हमारी ड्रग कहीं किसी वाइटल ऑर्गन को तो खराब नहीं कर रही। तो यहाँ पर जो स्टडी होती है वो वाइटल ऑर्गन के ऊपर होती है। वहीं अगर बात करूँ टीयर 2 की, तो ये इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं होती है ना। यहाँ पर नॉन वाइटल ऑर्गन पे स्टडीज करी जाती है। किस पे स्टडीज करी जाती है? जो नॉन वाइटल ऑर्गन होते हैं उनको चेक किया जाता है। ये इतनी मैंडेटरी नहीं है पर कर लेनी चाहिए। तो टीयर 2 को कब किया जाता है? जब टीयर 1 से कुछ अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं, या फिर हमें लगता है कि ड्रग का कुछ और एक्शन भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में टीयर 2 की भी स्टडी करी जाती है। तो सेफ्टी फार्माकोलॉजी 2 लेवल में डिवाइडेड है, टीयर 1, टीयर 2। टीयर 1 में क्या है? टीयर 1 में है कि वाइटल ऑर्गन की स्टडी करना, और टीयर 2 जो है मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि वहां पर नॉन वाइटल ऑर्गन की स्टडीज करी जाती है। अब वाइटल ऑर्गन की स्टडी करना आपको विजिबल है ना? हाँ जी। तो वाइटल ऑर्गन में मैंने आपको बोला था हार्ट की स्टडी करना। वाइटल ऑर्गन हार्ट है आपका, साथ ही साथ आपका ब्रेन है और आपके लंग्स है। तो लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, इन सभी की स्टडी करना मतलब कि वाइटल ऑर्गन की स्टडी करना। क्लियर? चलिए, चलिए मैं आपको पूरा सिलेबस दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको दे रखा है आईएनडी के बारे में, कि आईएनडी की डेफिनेशन क्या होती है, आईएनडी का इंपॉर्टेंस क्या होता है। आईएनडी का अगर इंपॉर्टेंस आप देखोगे इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से, तो क्या होता है, कौन कौन सी स्टडी है जो कि जरूरी है करनी। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग को एनिमल पे ट्रायल किया, फिर उसके बाद मेरे को आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। तो आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले मुझे एनिमल पे कौन कौन सी स्टडीज करना जरूरी है, वो यहाँ पर लिखा है कि लिस्ट ऑफ स्टडीज नीडेड फॉर आईएनडी सबमिशन। अगर मुझे आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, तो उसमें मुझे कौन कौन से रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे, कौन कौन से डेटा सबमिट करने पड़ेंगे, वो सारी स्टडीज करनी पड़ेगी। कौन कौन सी है वो लिस्ट बताओ। वही सब, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक, बायोअवेबिलिटी, पोटेंसी, थेरेपेटिक एक्शन, वही सारी स्टडीज। फिर आती है सेफ्टी फार्माकोलॉजी। तो मैंने आपको बता दिया कि सेफ्टी फार्माकोलॉजी स्टडीज क्यों करी गई, कंसेप्ट क्या है और जरूरी क्यों है। अगर हमें, जैसे मान लीजिए सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हमने कर ली, है ना। जैसे ये ड्रग है, इस ड्रग का प्री क्लिनिकल ट्रायल किया, मतलब कि एनिमल के ऊपर ट्रायल किया, और यहीं पर हमने इसकी सारी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर ली। हमने देख लिया कि भाई कोई ड्रग हमारे ऑर्गन के फंक्शन को तो खराब नहीं कर रही, लीवर के, हार्ट के, किडनी के, ब्रेन के, लंग्स के, किसी के फंक्शन तो खराब नहीं कर रही। फिर जाके हमने क्लिनिकल ट्रायल किया। तो एक बात बताइए, ये ड्रग हमने सीधा इंसानों को नहीं दी तो इंसानों की जान बच गई ना। अगर हमने इस ड्रग को एनिमल पे ट्रायल करके पहले ही देख लिया कि ये सेफ है या नहीं, तो पहले ही हमें पता लग गया। तो एनिमल पे देने के बाद हमें पता लग गया कि सेफ है या नहीं। अगर सेफ नहीं होगी तो ह्यूमन को क्यों ही देंगे, हम ह्यूमन वॉलंटियर की जान क्यों ही खतरे में डालेंगे, है ना। तो ऐसे हमें पता लग जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अगर आपने सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज नहीं करी होती, अगर आपने नहीं करी और ये ड्रग क्लिनिकल ट्रायल में आ गई, कहाँ पर आ गई, क्लिनिकल ट्रायल में, और क्लिनिकल ट्रायल में आके रिजेक्ट हो गई, तो क्लिनिकल ट्रायल में आके रिजेक्ट होना मतलब कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च होना,
और मान लीजिए कल को अगर ये क्लिनिकल ट्रायल से पास होके आपके मार्केट में चली जाती तो मार्केट से वापस आ जाती तो और ज्यादा दिक्कत। तो मतलब सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज करना बेहद जरूरी है प्री क्लिनिकल लेवल पर। क्लियर। फिर आपको दे रखा है टीयर वन में आपको दे रखा है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, मतलब कि वही सर्कुलेटरी सिस्टम वाला। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब कि वो ब्रेन। कार्डियोवेस्कुलर मतलब कि हार्ट। और रेस्पिरेटरी सिस्टम मतलब कि लंग्स। इन तीनों की स्टडी करनी है क्योंकि ये टीयर 1 में वाइटल ऑर्गन है। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद आपको एच ऐसे दे रखा है। एच ऐसे वैसे तो हार्ट में आ जाएगा आपके। कहाँ पर आ जाएगा? हार्ट में। इसका फुल फॉर्म सुन के आपको मजा आएगा क्योंकि इसमें एक जीन इंक्लूड होता है, डोर्सोफिला मेलानोगास्टर। आगे बताऊंगा। ठीक है। फिर टीयर 2 की बात करें जहां पर आप जीआईटी ट्रैक की बात करेंगे, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक की बात करेंगे नॉन वाइटल में। आपके रीनल मतलब कि आप किडनी की बात करेंगे नॉन वाइटल में। और कुछ अदर स्टडीज जैसे कि एंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, आंखों की स्टडीज, ये सब आपको देखना है। क्या आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो गया? कि आपको एक पूरा आइडिया लग गया कि आपको क्या देखना है, कैसे होता है, क्या होता है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस को। सबसे पहले आपको दे रखा है कि प्री क्लिनिकल ट्रायल से अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल पे जाना है तो यहाँ पर आपको सब कुछ बता रखा है कि कोई भी नई ड्रग अगर आपको मार्केट में ले जानी है तो आपको करना पड़ेगा प्री क्लिनिकल ट्रायल। चाहे आप रोडेंट पे करें चाहे आप नॉन रोडेंट पे करें। यहाँ पर मैंने रोडेंट दिखा रखा है। फिर आपको प्री क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद जो भी डेटा है वो सारा डेटा रिकॉर्ड रखना है क्योंकि आपको आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग। और ए का मतलब एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर अगर आप यूएस सिटीजन हैं, यूएसए के हैं, तो ये एफडीए को सबमिट हो जाएगा। अगर आप इंडिया के हैं तो सिडिस्को में भी डीसीजीआई को सबमिट हो जाएगा ताकि आपको अप्रूवल मिल जाए क्लिनिकल ट्रायल का। अब आईएनडीए फॉर्म जो होता है या तो वो होल्ड पे हो जाता है या वो रिटर्न हो जाता है या वो अप्रूव्ड हो जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ये सारा थ्योरी लिखा हुआ है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ आईएनडीए की बात करें कि आईएनडीए एप्लीकेशन फॉर्म क्यों जरूरी है, ये इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म क्यों जरूरी है, तो ये बेहद जरूरी है। पता है क्यों? क्योंकि आईएनडीए फिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तभी हम क्लिनिकल ट्रायल में जा पाएंगे। और क्लिनिकल ट्रायल में जाने के लिए बहुत जरूरी है ये। तो यहाँ पर आपको लिखा है एंश्योर ह्यूमन सेफ्टी, क्योंकि आपको पहले ही पता लग जाएगा अगर आईएनडी अप्रूव्ड है ड्रग, अगर ड्रग आईएनडी अप्रूव्ड है मतलब ड्रग अच्छी है, ड्रग की सारी चीजें अच्छी है। ड्रग का फार्माकोलॉजिकल एक्शन अच्छा है, टॉक्सिसिटी ठीक ठाक है, एस्क्रीशन अच्छे से हो रहा है। अगर ड्रग अच्छी है तभी सिडिस्को, डीसीजीआई, यूएस एफडीए उसे अप्रूव करेंगे और ह्यूमन सेफ्टी बनी रहेगी। तो आईएनडीए जरूरी होता है। विदाउट आईएनडी नो ह्यूमन टेस्टिंग इज लीगली डन। सीधी सी बात। और इससे वॉलेंटियर की जान भी बच रही है। मतलब ह्यूमन पे, जिन ह्यूमन पे हम ड्रग को अप्लाई करने वाले हैं, हमें पहले से पता है कि हमारी ड्रग किस क्वालिटी की है। और अगर हमें पता लग गया कि बेकार है तो आईएनडी रिजेक्ट हो जाएगा, आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं, अगर अच्छी है तो अप्रूव हो जाएगा। तो ये जो वॉलेंटियर आगे जिनके ऊपर हम टेस्टिंग कर रहे हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर रही है। हमें पहले से ही ड्रग की क्वालिटी पता लग जाएगी, है ना। और जो आईएनडी होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे देखो। आईएनडी के पास होता है सीएमसी। सीएमसी का मतलब ड्रग की केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल। मतलब कि ये जो आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म है इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलेगी ड्रग की, उसकी केमिस्ट्री क्या है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसके कंट्रोल क्या है। इससे आपको एक एंश्योरिटी मिल जाएगी कि जो भी ड्रग मटेरियल आप यूज करोगे आगे क्लिनिकल ट्रायल में वो प्योर होगा, स्टेबल होगा, कंसिस्टेंट होगा। कैसा होगा? प्योर होगा, स्टेबल होगा, कंसिस्टेंट होगा। ये एंश्योरिटी, ये श्योरिटी मिली कैसे? क्योंकि आईएनडी में सीएमसी इंक्लूड था। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि अगर आपको प्री क्लिनिकल से क्लिनिकल में जाना है तो आईएनडी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। क्रिटिकल स्टेप इन ड्रग डेवलपमेंट प्रोसेस, इट कनेक्ट एनिमल ट्रायल विथ ह्यूमन ट्रायल। प्री क्लिनिकल को क्लिनिकल से कनेक्ट करने का काम आईएनडी का होता है। नाउ नेक्स्ट आपको दे रखा है कि कंपनी को इससे कैसे फायदा है। जो भी कंपनी है, जो भी इंडस्ट्री लेवल पे आईएनडी से क्या फायदा है, तो इंडस्ट्री लेवल पे बहुत फायदा है। देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहला, अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल करने हैं तो आपको आईएनडी अप्रूव चाहिए। मतलब लीगल रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट की रूल्स है कि अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल करना है किसी भी ड्रग का तो आपका आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म अप्रूव्ड होना चाहिए डीसीजीआई से, सिडिस्को से। अगर आप यूएस के हैं तो यूएस एफडीए से। तो यहाँ पर लिखा है कंपनी मस्ट हैव आईएनडी बिफोर क्लिनिकल ट्रायल्स। इट मींस कंपनी फॉलो गवर्नमेंट रूल। अगर आपके पास आईएनडी है तो आप लीगल कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। दूसरा, प्रूव द सेफ्टी। देखो,
अगर आपने आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और आईएनडी आपका अप्रूव्ड हुआ, मतलब आपकी ड्रग बहुत अच्छी थी, आपकी ड्रग बहुत सेफ है, आप ह्यूमन पे ट्रायल कर सकते हैं, तो ये सेफ्टी का भी एक तरह से प्रूफ देता है। आईएनडी इट मीन कंपनी फॉलो प्रॉपर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर आपका आईएनडी अप्रूव्ड है, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी ने प्रॉपर प्री क्लिनिकल ट्रायल को फॉलो किया है। और आईएनडी एक तरह से फर्स्ट स्टेप है मार्केटिंग अप्रूवल का, क्योंकि अगर मेरे को ड्रग को मार्केट में अप्रूव करानी है तो पहला स्टेप यही है मेरा कि आईएनडी अप्रूव कराऊं, तभी तो मैं क्लिनिकल ट्रायल कर पाऊंगा। ठीक है। आईएनडी मीन कंपनी फॉलो साइंटिफिक एंड एथिकल स्टैंडर्ड। कंपनी ने साइंटिफिक स्टैंडर्ड को फॉलो किया, एथिकल स्टैंडर्ड मतलब कि जो भी गाइडलाइन वगैरह है सबको फॉलो किया। और अगर आपकी ड्रग आईएनडी अप्रूव्ड है तो इससे पेशेंट को भी रहेगा, नहीं यार इसकी ड्रग आईएनडी अप्रूव्ड है, इसकी ड्रग अच्छी होगी तभी अप्रूव हुई है, चलो टेस्टिंग करवा लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रग आईएनडी अप्रूव होगी तो पेशेंट का भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टर का, जो भी पैसा लगा रहा है कि यार इस कंपनी में मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, ये ड्रग आईएनडी अप्रूव होगी नहीं होगी, हो गई, चलो पैसा लगा दो, आईएनडी अप्रूव है मतलब कि ड्रग के अंदर पोटेंशियल है कि ड्रग आगे जाएगा। ठीक है। तो मतलब कंपनी को फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है इन्वेस्टर से, कंपनी का भरोसा बनेगा पेशेंट के ऊपर, ये सारी चीजें इंडस्ट्री लेवल पे बहुत जरूरी है आईएनडी होगी तो। देखो यहाँ पर लिखा भी है इम्प्रूव ट्रस्ट फॉर रेगुलेटर, जो भी उस ड्रग के ऊपर काम कर रहा है, इन्वेस्टर जो भी उस पर पैसा लगा रहा है, और पब्लिक जिसके ऊपर वो ड्रग यूज होने वाली है। अगर इन सबको पता लगा कि ये ड्रग जो है आईएनडी अप्रूव ड्रग है, मतलब कि नॉन क्लिनिकल ट्रायल प्री क्लिनिकल ट्रायल जो भी हुए थे वो सारे परफेक्ट हुए थे, है ना, एज पर द गाइडलाइन हुए थे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है मैंने थ्योरी में। और कौन कौन सी स्टडीज जो कि आईएनडी सबमिशन के दौरान करनी पड़ती है, तो सबसे पहली स्टडी है फार्माकोलॉजी स्टडी। आईएनडी सबमिशन के दौरान कौन कौन सी स्टडी करनी पड़ती है, मतलब कि मेरे पास जो ड्रग थी उस ड्रग को मुझे प्री क्लिनिकल ट्रायल करना पड़ा, तो प्री क्लिनिकल ट्रायल मेरे को कौन कौन से करने हैं, कौन कौन से प्री क्लिनिकल ट्रायल करने हैं, तब जाके मैं आईएनडी फॉर्म को फिल कर पाऊंगा। तो वही लिखा है लिस्ट ऑफ स्टडीज नीडेड फॉर आईएनडी सबमिशन, कौन कौन सी स्टडीज करनी पड़ेगी आईएनडी सबमिशन के लिए। तो सबसे पहले लिखिए फार्माकोलॉजिकल स्टडीज टू अंडरस्टैंड हाउ द ड्रग वर्क, प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक मेन एक्शन ऑफ द ड्रग, सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक अदर एक्शन ऑफ द ड्रग। सबसे पहले लिखा है फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, मतलब हमें ये पता करना है कि ड्रग किस तरह से काम कर रहा है, टू अंडरस्टैंड हाउ द ड्रग वर्क्स, किस तरह से ड्रग काम कर रहा है। मान लीजिए प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक पता करना है कि ड्रग का मेन एक्शन क्या है, कोई ड्रग मान लीजिए सिडेटिव है, कोई हिप्नोटिक है, कोई एनाल्जेसिक है, कोई एंटीपायरेटिक है, कोई एंटी कन्वल्सेंट है, कोई एंटी सीजर है ना, एंटी मैनिक है, तो अलग अलग तरह की ड्रग है, तो किसका प्राइमरी एक्शन क्या है। मतलब अगर कोई ड्रग मैं ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि इस ड्रग से मेरा बैक्टीरिया मर जाएगा, एजिथ्रोमाइसिन है ना, एजिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोमाइसिन, उससे तो खैर गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो ये एजिथ्रोमाइसिन में ले रहा हूँ तो मुझे पता है कि इसका प्राइमरी एक्शन है कि ये बुरे बैक्टीरिया को मार देगी, पर इसका सेकेंडरी एक्शन ये भी है कि ये अच्छे बैक्टीरिया को भी निपटा देगी। तो प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक मतलब कि मेन एक्शन क्या है ड्रग का, सेकेंडरी फार्माकोडायनेमिक मतलब कि ड्रग का अदर इफेक्ट क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग को लिया था, एजिथ्रोमाइसिन को मैंने लिया था ताकि प्राइमरी इफेक्ट आए कि मेरे बैक्टीरिया जो कि मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं वो मर जाए, और वही एजिथ्रोमाइसिन कॉन्स्टिपेशन भी कर रही है, मतलब कि अदर इफेक्ट भी दे रही है। ठीक है, तो सब कुछ हमें पता होना चाहिए। फिर सेफ्टी फार्माकोलॉजी ऑब्वियसली हमें पता होनी चाहिए कि हमारी ड्रग जो है किसी वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को या फिर नॉन वाइटल ऑर्गन के फंक्शन को भी चेंज तो नहीं कर रही। ठीक है। फिर फार्माकोकाइनेटिक स्टडीज, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें स्टडी करनी है। फिर टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज, मैंने आपको बोला था एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक स्टडीज। एक्यूट मतलब कि विद इन 24 आवर आप ड्रग को सिंगल टाइम या मल्टीपल टाइम एक्सपोजर करिए। सब एक्यूट मतलब 28 डेज तक आप ड्रग को एक्सपोजर करिए, एनिमल के कॉन्टेक्ट में लाइए। क्रोनिक मतलब कि 3 महीने से 2 साल तक आप ड्रग को कॉन्टेक्ट में लाइए। और सभी में अलग अलग स्टडीज करी थी हमने, इनहेलेशन, डर्मल, है ना, सारी स्टडीज हमने यहाँ पर करी थी, इनहेलेशन, डर्मल, ओरल, सब कुछ। तो हमें चेक करना है हमारी ड्रग जो है एक्यूट टॉक्सिसिटी तो शो नहीं कर रही, सब एक्यूट टॉक्सिसिटी तो शो नहीं कर रही, क्रोनिक टॉक्सिसिटी तो शो नहीं कर रही, हमारी ड्रग जीनो टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रही, जीन को तो अफेक्ट नहीं कर रही, म्यूटेशन तो नहीं कर रही, डीएनए को डैमेज तो नहीं कर रही, रिप्रोडक्टिव टॉक्सिसिटी तो नहीं कर रही। मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका बच्चा डेवलप हुआ, है ना, बच्चा पार्चुरेशन हुआ, मान लीजिए कोई प्रेग्नेंट वुमेन खड़ी है, उसको टेबलेट दे दी, टेबलेट देने के बाद जो उसका बच्चा हुआ ना प्रेग्नेंट वुमेन का 9 महीने बाद, वो बच्चा डेवलप ही नहीं कर पा रहा, कोई डेवलपमेंटल प्रॉब्लम तो नहीं आ गई, कार्सिनोजेनेसिटी तो नहीं है, कैंसर तो नहीं कर रही लंबे टाइम तक अगर वो दवाई दूंगा, तो सारी स्टडी करनी पड़ेगी, जीनोटॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनेसिटी, म्यूटाजेनेसिटी, डेवलपमेंटल स्टडी, रिप्रोडक्टिव स्टडी, एक्यूट, सब एक्यूट, क्रोनिक, सब कुछ, टू कंफर्म द ड्रग फॉर्मुलेशन इज स्टेबल एंड सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज। हमें देखना है
कि जो इस ड्रग का फॉर्मुलेशन है, जिस तरह से ये ड्रग बनी है, क्या ये ड्रग स्टेबल रहेगी, क्या ये ड्रग ह्यूमंस के लिए सुटेबल रहेगी यूज करने के लिए, ये सब भी हमें स्टडी करना है। टू स्टडी द ड्रग फॉर्मुलेशन एंड इट इज स्टेबल और सुटेबल फॉर ह्यूमन यूज और नॉट, ये सब हमें पता करना है। ठीक है, स्टेबिलिटी पता करनी है अलग अलग कंडीशन में, जैसे पीएच बढ़ा के देखो, टेम्परेचर बढ़ा के देखो, इसकी स्टेबिलिटी पता करो। साथ ही साथ कंपेटिबिलिटी पता करो। जैसे मान लीजिए कोई लिक्विड दवाई है ना, कोई लिक्विड ड्रग है, अब उसको मैंने किसी कंटेनर में रख दिया, फिर मुझे ये चेक करना है कि क्या वो ड्रग उस कंटेनर में स्टेबल भी है या नहीं है। ये सब चीजें स्टडी करनी पड़ती है, ये सब चीजें भी स्टडी करनी पड़ती है बिफोर फिलिंग अ आईएनडी फॉर्म। नाउ नेक्स्ट इज सीएमसी, जैसा कि मैंने आपको बताया, केमिस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल, टू एंश्योर द क्वालिटी एंड प्यूरिटी ऑफ द टेस्ट ड्रग। कंपोजिशन का पता करना पड़ेगा, स्पेसिफिकेशन का पता करना पड़ेगा, किस तरह से वो ड्रग मैन्युफैक्चर हुई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का पता करना पड़ेगा, बैच एनालिसिस करना पड़ेगा, जिस बैच में वो ड्रग बनी उस पूरे बैच को एनालिसिस करो, है ना। वहां पर देखो कि किसी तरह की कोई इम्प्यूरिटी प्रोफाइल तो नहीं है आपके ड्रग में, सब कुछ पता करना पड़ेगा। ड्रग के अंदर कोई इम्प्यूरिटी प्रोफाइल तो नहीं है, ड्रग का बैच एनालिसिस करो, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को चेक करो, कंपोजिशन को चेक करो। फिर आता है क्लिनिकल प्रोटोकॉल एंड इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन। क्लिनिकल प्रोटोकॉल और इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन, अब इसको ध्यान से सुनना। मान लीजिए मैं इन्वेस्टिगेटर हूँ, कौन हूँ, इन्वेस्टिगेटर। मैं हूँ पीआई, प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, जो कि ड्रग के ऊपर काम कर रहा है, ड्रग को मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब कोई भी टीम आके चेक कर सकती है कि ये जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है, मतलब कि मैं, ये जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर है ये पढ़ा लिखा है कि नहीं भाई, इसकी डिग्री दिखाओ, इसका क्वालिफिकेशन, इसका एक्सपीरियंस दिखाओ। सब कुछ चेक करना पड़ेगा क्योंकि ड्रग ह्यूमन पे देने वाले हैं हम भाई। टू डिस्क्राइब हाउ मच ह्यूमन स्टडीज विल बी डन, है ना। इन्वेस्टिगेटर की क्वालिफिकेशन क्या है, डोजिंग मेथड आपका क्या है, सेफ्टी मॉनिटरिंग आपकी क्या है, स्टडीज प्लान आपकी क्या है, सब कुछ चेक होगा। फिर रेगुलेटरी एंड एथिकल डॉक्यूमेंट। देखो, जो वॉलंटियर है, वॉलंटियर मतलब कि जिसपे आप ड्रग टेस्ट करना चाहते हो, मतलब कि आपका जो ड्रग है, आपने प्री क्लिनिकल ट्रायल करा और आपने सारा रिकॉर्ड बना के रख लिया ताकि आप आईएनडी को फिल करो। पर उसी दौरान आपको वॉलंटियर भी सिलेक्ट करने पड़ेंगे, बंदे जिनके ऊपर आप ड्रग टेस्ट करना चाहते हैं, क्लिनिकल ट्रायल जिनके ऊपर आप करना चाहते हैं। तो उनकी सेफ्टी के बारे में आपने क्या सोचा है, वो सब भी लिखो इधर। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द सेफ्टी एंड राइट ऑफ वॉलंटियर। इन्फॉर्म कंसेंट फॉर्म। अब इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है, ये जो बंदा है जिसके ऊपर टेस्टिंग होने वाली है ना, जिसके ऊपर ड्रग की टेस्टिंग होने वाली है, क्या इस बंदे ने इन्फॉर्म कंसेंट दिया, मतलब कि इसने कोई सिग्नेचर किया कि हाँ भाई मेरे ऊपर टेस्टिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है, और इसके ऊपर जब टेस्टिंग करेंगे तो इसको पैसा बराबर दोगे ना, आप कितना पैसा दोगे वो सब भी लिख के दो इधर, तभी आईएनडी अप्रूव करेंगे, तभी ह्यूमन ट्रायल पे आप जा सकते हो। आईआरबी, ये मैंने आपको 8 सेमेस्टर रेगुलेटरी में पढ़ाया था, है ना। आईआरबी और इंडिपेंडेंट एथिक कमेटी, ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है, तो ये सब अभी नाम याद रख लीजिए बस आप। ये सारी स्टडीज़ करनी पड़ती है, क्या आप लिख देंगे स्टडीज़ में। ठीक है, फिर सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ की बात करें कि हमारा जो ड्रग है जब हम उसे एनिमल को देते हैं तो हमें उसकी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज़ करनी पड़ती है, मतलब हमें चेक करना पड़ता है कि हमारा जो ड्रग है कहीं वो वाइटल ऑर्गन के फंक्शन के साथ अफेक्ट तो नहीं कर रहा। जैसे कि आप देख सकते हैं ब्रेन के साथ, हार्ट के साथ, लंग के साथ, लीवर के साथ, किडनी के साथ, है ना। कुछ वाइटल ऑर्गन है, कुछ नॉन वाइटल ऑर्गन है, तो ये जितने भी ऑर्गन है क्या इन्हें ये अफेक्ट तो नहीं कर रहा, है ना। यहाँ पर हम स्ट्रक्चर तो देखेंगे ही सही, जैसे मान लीजिए ड्रग हमने दिया हमारे ब्रेन को, तो ब्रेन की स्ट्रक्चर देखेंगे कि ब्रेन की स्ट्रक्चर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, साथ ही साथ ब्रेन के फंक्शन भी देखेंगे कि फंक्शन में कोई चेंज तो नहीं आ रहा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। और रोडेंट का मतलब जैसे रेट और माइस हो गया, नॉन रोडेंट का मतलब जैसे डॉग और मंकी हो गया, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, अब कोई छोटी मोटी स्टडीज करनी है तो रोडेंट्स ले लो, कोई बड़ी स्टडीज करनी है जैसे मान लो कार्डियोवैस्कुलर स्टडी करनी है, हार्ट की स्टडी करनी है, तो प्रॉपर जिसमें डेवलप है वही लो, है ना, जिसका अच्छे से स्टडी हो जाए। चलिए, तो अगर मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की स्टडी करूंगा, पहली बात तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों ही वाइटल ऑर्गन है। आपका जो ब्रेन है, हार्ट है, लंग्स है, ये तीनों ही वाइटल ऑर्गन है। वाइटल ऑर्गन आर वेरी 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 इसेंशियल ऑर्गन। अगर आपको लाइफ चाहिए तो वाइटल ऑर्गन चाहिए। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की अगर मैं स्टडी करूंगा कि मेरी ड्रग अगर मैं किसी एनिमल को दूं, एनिमल कौन सा, रैट और माउस, अगर मैंने मेरी ड्रग किसी रैट को दी या माउस को दी तो उसके मूवमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं आई, उसके बिहेवियर में तो कोई दिक्कत नहीं आई, उसके रिफ्लेक्सेस तो चेंज नहीं हो गए, उसका बॉडी टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो गया। बॉडी टेम्परेचर से हम करके दिखाएंगे आपको, है ना, कि उसका बॉडी टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो गया। फिर यहाँ पर दे रखा है कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, मतलब कि हार्ट पर एक्टिविटी चेक करना। मेरी जो ड्रग है अगर मैंने उसे डॉग को दी, मंकी को दी, तो क्या उनके ईसीजी में जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम है,
इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, वो चेक करो। PQRST, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई, ये चेक करो, है ना। किसी में एलोंगेशन तो नहीं हो गया। हार्ट रेट कितना चल रहा है भाई, हार्ट रेट कितना है, एरिथमिया तो नहीं हो गया, एबनॉर्मल हार्ट रेट, एरिथमिया तो नहीं हो गया, है ना। वो सब चीजें चेक करो। टेकीकार्डिया तो नहीं हो गया, ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो गया। टेकीकार्डिया मतलब कि हार्ट बीट ज्यादा होना, ब्रेडिकार्डिया मतलब कि कम होना। ब्लड प्रेशर तो ज्यादा नहीं हो गया, हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया, ब्लड प्रेशर ज्यादा, हाइपोटेंशन तो नहीं हो गया, ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हो गया, वो चेक करो। सारी चीजें चेक करो। फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने अपनी ड्रग जो है रैट और डॉग को दी, किसी को भी दे सकते हैं आप, है ना, मतलब नॉन रोडेंट। दिस इज दिस इज रोडेंट, दिस इज नॉन रोडेंट। उसके बाद आप चेक करेंगे कि जब मैंने ड्रग किसी रोडेंट को दी या नॉन रोडेंट को दी तो ब्रीथिंग रेट कितनी है उसमें, टाइडल वॉल्यूम कितना है, मतलब कि नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन, जो टाइडल वॉल्यूम है वो कितना है, ऑक्सीजन लेवल कितना रह गया उसके अंदर, ये सारी चीजें आप चेक करोगे। क्लियर। देखो, अब यहाँ पर मैंने आपको बता भी रखा है कि सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज को क्यों डेवलप किया गया। ये देखो इस रेंज में डेवलप हुई है, धीरे 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 डेवलप हुई। पहले पता लगा कि अच्छा ऐसा हो सकता है, फिर लगा कि नहीं नहीं ज़रूरी है, फिर लगा कि चलो डेवलप कर लेते हैं, फिर किसी एक ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर डेवलप हुआ, फिर किसी दूसरे ऑर्गन के लिए पर्टिकुलर गाइडलाइंस आई। तो ये इस ईयर के बीच में सब कुछ हो गया। ठीक है, तो देखो, आफ्टर सम ड्रग को सीरियस साइड इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन, जो ड्रग मार्केट में थी उन ड्रग ने वाइटल ऑर्गन को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर दिया, जो मार्केट में थी। इवन दे पास टॉक्सिसिटी टेस्ट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि उन्होंने टॉक्सिसिटी टेस्ट तो पास कर लिया था, क्योंकि हमारी ड्रग स्ट्रक्चर पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं कर रही थी, स्ट्रक्चर तो सही था। उन्होंने उस ऑर्गन के फंक्शन को डैमेज किया। नॉट मेजर ऑर्गन फंक्शन, हमारी गलती ही क्या थी कि हमने ऑर्गन फंक्शन को मेजर नहीं किया, इसलिए हमें सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज की जरूरत पड़ी। तो आईसीएच जो है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन, आईसीएच, इन्होंने कुछ गाइडलाइन इंट्रोड्यूस करी सेफ्टी फार्माकोलॉजी की। जो सेफ्टी फार्माकोलॉजी है उसकी गाइडलाइन कुछ इंट्रोड्यूस करी, जैसे आईसीएच की S7A गाइडलाइन और आईसीएच की S7B गाइडलाइन। S7A, S7B, S7A, S7B, ये आईसीएच की कुछ गाइडलाइंस है जो कि बहुत ही जरूरी है फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। ये गाइडलाइन को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपको ह्यूमन ट्रायल पे जाना है तो प्री क्लिनिकल लेवल पे आपको ये दोनों गाइडलाइंस को फॉलो करना ही पड़ेगा, आईसीएच S7A, आईसीएच S7B। और ये जो S7B होती है ना, ये स्पेशली आपकी कार्डियोवेस्कुलर के लिए होती है, हार्ट के लिए। क्या आपको क्लियर हुआ? S7A, S7B, S7B किसके लिए होती है? स्पेशली कार्डियोवेस्कुलर के लिए। नेक्स्ट आपको दे रखा है ओरिजिन ऑफ सेफ्टी फार्माकोलॉजी। तो आप देखिए 1980 में कुछ क्यूटी इंटरवल प्रोलिंगेशन हुआ, मतलब कि वो जो पी वेव QRST ऐसा चलता था ना, तो वहाँ पे जो क्यूटी इंटरवल था उसमें प्रोलोंगेशन हो गया। अब मैं इसको आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मेरा हार्ट है, हार्ट मेरा बीट कर रहा है ना, देखा, लब डब, लब डब, ऐसे करते हुए 72 टाइम हार्ट बीट कर रहा है, लब डब लब डब लब डब लब डब। तो ये जब लब और डब हुआ, लब और डब हुआ, ये जो हार्ट की साउंड आ रही है लब डब, अब इसके बीच में हार्ट जो है लब डब करने के बाद रिलैक्स हुआ, फिर वापस लब डब करने के लिए आया, लब डब, रिलैक्स हुआ, फिर लब डब। तो ये जो रिलैक्सिंग पीरियड है, हार्ट जो रिलैक्स हुआ और वापस काम करने आ रहा है, लब डब, हार्ट रिलैक्स हुआ वापस काम करने आ रहा है, लब डब। तो ये जो वापस काम करने आ रहा है, ये जो वापस कोशिश कर रहा है कि वो नॉर्मल हो जाए, वापस वो अपने उस पीरियड में जाना चाह रहा है कि वो साइकिल को रिपीट करे, तो उस इंटरवल को कहेंगे क्यूटी इंटरवल। वो इंटरवल कैसा है? क्यूटी इंटरवल। अब कई बार क्या होता है, किसी ड्रग की वजह से ये क्यूटी इंटरवल जो है बहुत लंबा खिंच जाता है, मतलब कि हार्ट बीट करा, लब डब, अब बीट ही नहीं कर रहा, फिर 2 सेकंड रुका, लब डब। तो ये जो है क्यूटी इंटरवल जो है इलोंगेट हो गया, प्रोलोंग हो गया, इलोंगेट हो गया किसी दवाई की वजह से, और फिर आप भी भगवान को प्यारे हो जाओगे, क्योंकि इतना टाइम तो गैप आना ही नहीं चाहिए, वरना तो निकल लिया, है ना। हमारा दिल और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम कंटिन्यूस प्रोसेस है, चलती रहेगी चलती रहेगी, और हमारे कंट्रोल में नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। चलिए, तो यहाँ पर इतनी सी बात है कि भैया 2000 में आईसीएच S7A गाइडलाइन आई और 2005 में आईसीएच S7B गाइडलाइन है, और ये स्पेशली हार्ट के लिए, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम के लिए। यही बताया था मैंने S7B के बारे में। हाँ जी, तो मेन कॉन्सेप्ट तो यही है इनका, कि ये जो सेफ्टी फार्माकोलॉजी आई, यहाँ पर सिर्फ हम स्ट्रक्चर नहीं देखते, फंक्शन भी देखते हैं। यहाँ पर हम डिटेक्ट कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कोई अनडिजायरेबल फार्माको डायनेमिक तो नहीं है, वाइटल ऑर्गन के ऊपर कोई खराबी तो नहीं आ रही। ठीक है, और
किस तरह से ऑर्गन वर्क कर रहे हैं, दवाई देने के बाद ऑर्गन पे कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, दवाई देने के बाद ऑर्गन किस तरह से वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर हम इसकी स्ट्रक्चर के साथ फंक्शन भी स्टडी कर लेते हैं। यही कॉन्सेप्ट है सेफ्टी फार्माकोलॉजी का। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस दे रखी है आपको। सबसे पहले डिटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन। एक बात बताइए, हम सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर ही क्यों रहे हैं? ताकि हमें हार्मफुल इफेक्ट का पता लग जाए कि हमारी ड्रग ऑर्गन के फंक्शन को खराब तो नहीं कर रही। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है? डिटेक्ट हार्मफुल इफेक्ट ऑन वाइटल ऑर्गन, प्रिवेंट सीरियस साइड इफेक्ट ऑन क्लिनिकल ट्रायल। अगर हमें पहले से पता लग जाएगा प्री क्लिनिकल ट्रायल में कि भाई इसमें तो ऑर्गन खराब हो गया, ऑर्गन के फंक्शन खराब हो गए, तो हम इंसानों को देंगे ही नहीं ना वो दवाई, तो इंसान बच जाएंगे। प्रिवेंट सीरियस साइड इफेक्ट ऑन क्लिनिकल ट्रायल। और ड्रग में हमें पहले ही पता लग जाएगा जब हम ड्रग की प्री क्लिनिकल ट्रायल करेंगे, जब हम ड्रग को एनिमल के ऊपर देके देखेंगे, सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज का पता करेंगे, तो हमें पहले ही पता लग जाएगा कि ड्रग कहीं हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, ब्रीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा, नर्वस सिस्टम मतलब कि ब्रेन में कोई दिक्कत तो नहीं दे रहा, है ना? पहले ही पता लग जाएगा। और अगर आपने पता नहीं करा और अगर आपने ड्रग को मार्केट में भेज दिया, तो ड्रग जो है वापस विड्रॉ हो जाएगी मार्केट से, आपकी कंपनी का नाम भी खराब होगा, लोग आप पे ट्रस्ट भी नहीं करेंगे, ठीक है? और कोई भी नई ड्रग एंटर ही नहीं होगी अभी तो बिना सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी के, क्लिनिकल ट्रायल में भी नहीं जाएगी, मार्केट में तो दूर की बात है। और अगर आपकी ड्रग में पोटेंशियल है कि हाँ भाई मेरी ड्रग जो है उसने सारे टेस्ट पास कर लिए सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडी के, सारे टेस्ट पास कर लिए, तो फिर वही कि रेगुलेटर को एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो काम कर रहा है रेगुलेटर वगैरह है ना, इन्वेस्टिगेटर वगैरह है, जो साइंटिस्ट है उन्हें कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है जो पैसा लगाने वाला है, उसको पता लगा कि अच्छा आपकी ड्रग ने सारे फार्माकोलॉजिकल सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल टेस्ट को पास कर लिया, आपकी ड्रग में तो गजब का पोटेंशियल है, ये लो मेरी तरफ से पैसा लगाओ इस ड्रग में पैसा, तो इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ेगा, वॉलंटियर आपका सेफ रहेगा, मतलब वही ह्यूमन सेफ रहेगा, क्लिनिकल ट्रायल नहीं होगा, वही सारी बातें क्लियर। ये सारा लिखा हुआ है थ्योरी। फिर मैंने आपको बताया कि जो सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज है वो दो तरह से है, दो लेवल में डिवाइड करी है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 का मतलब है कि इसेंशियल सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, मतलब कि ये वाइटल ऑर्गन पे की जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है, मैंडेटरी है, इसको तो करना ही करना है। फिर टीयर 2 फॉलो अप और सप्लीमेंटल स्टडी, मतलब कि ये उतनी मैंडेटरी नहीं होती, नॉट ऑलवेज रिक्वायर्ड, सेकेंड लेवल की स्टडी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। ये प्राइमरी लेवल की स्टडी है जो कि मैंडेटरी है, जो कि करनी है, क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन पे अफेक्ट देखेगी कि हमारी जो ड्रग है वो वाइटल ऑर्गन को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। फिर ये टीयर 2 है, टीयर 2 का मतलब कि ज़रूरी नहीं है हमें यहाँ पर नॉन वाइटल ऑर्गन के ऊपर चेक करना है, और ये सेकेंडरी इफेक्ट चेक करने के लिए है। मान लीजिए ड्रग का कोई प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक है, तो अगर ड्रग का प्राइमरी फार्माकोडायनेमिक मतलब कि प्राइमरी एक्शन चेक करना है तो टीयर 1, अगर ड्रग का वाइटल ऑर्गन पे एक्शन चेक करना है तो टीयर 1, अगर कोई फार्माकोलॉजिकल स्टडीज जो कि मैंडेटरी है तो वो है टीयर 1। बाकी जो हमेशा रिक्वायर्ड नहीं होती, जिसमें सेकेंडरी लेवल की टेस्टिंग की जाती है, सेकेंडरी इफेक्ट देखा जाता है ड्रग का, और जहां पर नॉन वाइटल ऑर्गन की स्टडी की जाती है वो हो गया टीयर 2। क्या ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई? तो जो सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज हम इतनी देर से बोल रहे हैं टीयर 1 टीयर 2 में दो तरह से डिवाइडेड है, दो लेवल पे डिवाइडेड है। अब टीयर 1 में क्या होगा? टीयर 1 में होगा आपका हार्ट, आपका लंग्स और आपका ब्रेन, इन सब के ऊपर टेस्ट करके देखेंगे ड्रग का। टीयर 2 में क्या होगा? टीयर 2 में होगा आपका जीआईटी, आपका रीनल मतलब कि आपकी किडनी, ड्रग का इनके ऊपर टेस्ट करके देखेंगे। और फिर कुछ अलग से अदर सिस्टम्स दे रखे हैं, जैसे कि सिलेबस में वो बोला है कि अदर सिस्टम के ऊपर स्टडी करो, जैसे कि एंडोक्राइन हो गया, रिप्रोडक्टिव हो गया, वगैरह वगैरह, आंखें हो गई, वगैरह वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले टीयर 1 की स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर आपको लिखा भी है सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, कोर सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज, दीज आर द मैंडेटरी फॉर ऑल ड्रग बिफोर ह्यूमन ट्रायल। आपको पता है कि अगर मुझे ह्यूमन ट्रायल करना है तो ह्यूमन ट्रायल करने से पहले मुझे एनिमल पे ट्रायल करना पड़ेगा, और एनिमल पे ट्रायल करना है तो मुझे सारी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज कर लेनी है। जैसे कि मुझे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट हो रहा है वो चेक करना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे और रेस्पिरेटरी पे, मतलब जितने भी वाइटल ऑर्गन है उस पर क्या इफेक्ट हो रहा है, टीयर 1 में सारी चीजें चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की, हार्ट की, ठीक है सर, मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हाँ जी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की। तो हार्ट्स की जब भी बात करेंगे, दिल की जब भी बात करेंगे, तो ब्लड प्रेशर चेक करा जाएगा, हार्ट रेट चेक करी जाएगी कि कहीं हार्ट रेट बढ़ तो नहीं गई, कम तो नहीं हो गई, ईसीजी करा जाएगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाएगा, ये सारी चीज़ें करी जाती है, ठीक है? तो ये दो तरह से टेस्ट होते हैं, आपको पता ही है। एक होता है इन वीवो, इन वीवो का मतलब होता है कि एनिमल को लो, सीधा ड्रग दे दो,
एनिमल को लो, सीधा ड्रग दे दो। एक होता है इन विट्रो, विट्रो में आता है टी, तो ऐसे याद रखो, लेबोरेटरी टी आ रहा है उसमें भी। तो विट्रो में क्या करना है, उस एनिमल की सेल को, टिश्यू को निकाल के उस पर टेस्ट करना है। तो अगर मैं बोलूँ विट्रो मतलब कि एनिमल की सेल को निकाला, अगर मैं बोलूँ इन वीवो मतलब कि एनिमल को खुद को पकड़ के ले आए। तो यहाँ पर सबसे पहला टेस्ट कैसा है, इन वीवो टेस्ट है। कैसा टेस्ट है, इन वीवो टेस्ट। अब इन वीवो टेस्ट आप कर सकते हैं या तो डॉग्स पे, मतलब कि नॉन रोडेंट, मंकी पे नॉन रोडेंट, या रोडेंट पे मतलब कि माइस पे, रेट पे, इन पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चेक करना है, चाहे आप डॉग लो, मंकी लो, मतलब कि चाहे आप नॉन रोडेंट लो, चाहे आप रोडेंट लो, आपको चेक करना है ब्लड प्रेशर चेंज। जैसे मान लीजिए मैंने ड्रग है, ये ड्रग मैंने इस डॉग को दी, मंकी को दी, या इस रैट को दी, तो देने के बाद इसका ब्लड प्रेशर चेक करना है मुझे कि ब्लड प्रेशर में कोई चेंज तो नहीं हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर बढ़ तो नहीं गया, हाइपरटेंशन तो नहीं हो गया, कहीं ब्लड प्रेशर कम तो नहीं हो गया, हाइपोटेंशन तो नहीं हो गया। फिर हार्ट रेट चेक करना है, कहीं टेकिकार्डिया तो नहीं हो गया, कहीं ब्रेडिकार्डिया तो नहीं हो गया। फिर ईसीजी मुझे चेक करना है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। फिर क्यूटी इंटरवल मुझे चेक करना है, मैंने बोला ना कि क्यूटी इंटरवल मतलब कि वो ऐसा टाइम जब वो हार्ट जो है रिलैक्स होकर वापस लपडप के लिए आ रहा है, वो मुझे चेक करना है। हार्ट रेट मुझे चेक करनी है, स्लो वगैरह तो नहीं हो गई, एरिथमिया वगैरह तो नहीं हो गया, मतलब वही हार्ट रेट बढ़ी तो नहीं, स्लो तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ें मुझे चेक करनी होती है, क्योंकि आपको पता है कि दिल कितना ज़रूरी है। वो बात अलग है, लोग तोड़ देते हैं। चलो, ये आपका नॉन रोडेंट हो गया, ये आपका डॉग हो गया, इसके ऊपर टेस्टिंग करेंगे। तो डॉग मैंने लिया, नमस्ते कुत्ते भैया क्या हालचाल, डोगू भाई है ना, मीम चलते ना आजकल। तो डोगेश भाई को मैंने लिया, डॉगी को मैंने लिया। अब मैंने उसे ड्रग दिया, थोड़ा मीडियम ड्रग, लो ड्रग, हाई डोज, अलग अलग तरह के डोज दिए, मैंने उसको ड्रग दिया। द एनिमल इज गिवन द टेस्ट ड्रग एट डिफरेंट डोजेस। जो भी टेस्ट ड्रग था मेरा, जिसको मुझे टेस्टिंग करनी थी, ये ड्रग मैंने इसको दिया और अलग अलग डोज पे दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लिए और इलेक्ट्रोड इसको अटैच कर दिए। सर इलेक्ट्रोड क्यों अटैच कर रहे हो, अरे भाई ईसीजी करते हैं, जब भी ईसीजी होती है इलेक्ट्रोड को तो अटैच करना ही पड़ता है। तो आप देखिए इलेक्ट्रोड को अटैच कर दिया, और फिर मैं यहाँ पर डोगेश भाई का हार्ट रेट देख रहा हूँ, ब्लड प्रेशर भी चेक कर रहा हूँ, और ये मैं कंटिन्यू चेक करता रह रहा हूँ 2-3 घंटों तक, 4-5 घंटों तक। क्यों सर, डोगेश भाई को दवाई देने के बाद 4-5 घंटों तक क्यों चेकिंग कर रहे हो, देखो ध्यान से सुनना। ये डोगेश भाई है, मतलब यहाँ पर ये नॉन रोडेंट है, डॉगी है, डॉग है। तो उसको मैंने पहले अलग अलग ड्रग का अमाउंट दिया, कभी लो, कभी मीडियम, कभी हाई। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इनके इलेक्ट्रोड लगा दिए ताकि मैं इनका ईसीजी ले सकूँ। ये देखो ईसीजी ले सकूँ, ईसीजी ले लिया। फिर मैंने इनकी हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को भी मॉनिटर किया, क्योंकि मुझे पता है कि जब दवाई मैंने दी तो हो सकता है हार्ट रेट बढ़ जाए, हो सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, हो सकता है ईसीजी में दिक्कत आ जाए, किसी में भी दिक्कत आ सकती है ना। तो अब मुझे इसको कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करना पड़ेगा कुछ घंटों तक। क्यों, क्योंकि कोई दवाई तो हाथ टू हाथ, मतलब हैंड टू हैंड, कुछ दवाइयाँ तो हैंड टू हैंड ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है, हार्ट रेट बढ़ा सकती है, ईसीजी अब नॉर्मल कर सकती है। पर मान लीजिए कुछ दवाई 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद असर कर रही है, और तब जाके ईसीजी में चेंज कर रही है, तब जाके हार्ट रेट में चेंज कर रही है, तब जाके ब्लड प्रेशर में चेंज कर रही है। तो यहाँ पर हमें कुछ घंटों तक नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि क्या पता कब कौन कितना चेंज कर दे, है ना। तो इसलिए लिखा है बिकॉज सम ड्रग शो इमीडिएट इफेक्ट, कुछ ड्रग तो इमीडिएट इफेक्ट देती है, सम ड्रग शो आफ्टर फ्यू आवर। ठीक है, तो ये कैसा टेस्ट हो गया, ये हो गया इन वीवो टेस्ट, जहां पर हमने डोगेश भाई को लिया। फिर साइंटिस्ट यहाँ पे क्या देखेंगे, पीआर इंटरवल देखेंगे, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखेंगे, क्यूटी इंटरवल देखेंगे। देखो कई तरह के इंटरवल्स होते हैं, जब आप ये ईसीजी पढ़ोगे ना, जब आपने पढ़ा था फर्स्ट सेमेस्टर में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में, तो आपने देखा होगा अलग अलग तरह के इंटरवल होते हैं, जैसे पीआर, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, क्यूटी इंटरवल। तो हमें यहाँ पर सारे इंटरवल चेक करने हैं, हार्ट रेट चेक करनी है, ब्लड प्रेशर चेक करना है, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी है। क्यों करनी है वो भी लिखा है, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद आपको दे रखा है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब कि हमें अब लेबोरेटरी पे टेस्ट करना है, कार्डियोवैस्कुलर स्टडीज का ही टेस्ट है। अब हम लेबोरेटरी पे करेंगे, कहाँ पर करेंगे, लेबोरेटरी पर। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर सबसे पहले हमें ह्यूमन का हार्ट लेना है। आप ह्यूमन का ले लीजिए, किसी एनिमल का ले लीजिए, हार्ट ले लिया। उसके अंदर आपको एक जीन देखने को मिलेगा, उस जीन का नाम है HERG जीन। ह्यूमन का जो हार्ट है, उस हार्ट की जब आप मसल देखोगे, ह्यूमन के हार्ट की जो मसल होती है, उस मसल में एक जीन देखने को मिलेगा, HERG जीन। ठीक है सर, ह्यूमन हार्ट है, एनिमल हार्ट है, एनिमल हार्ट का जब हमने मसल सेल लिया, उस मसल सेल के अंदर हमें एक जीन देखने को मिला जिसका नाम है HERG जीन। और HERG का फुल फॉर्म है
ह्यूमन, ईथर, ए गो रिलेटेड जीन। सर ह्यूमन ठीक है, ईथर ठीक है, रिलेटेड जीन ठीक है, ये ए गो क्या है? ये एक जीन से आया है। एक जीन है ह्यूमन बॉडी में जिसका नाम है डोर्सोफिला मेलानोगेस्टर। क्या नाम है? डोर्सोफिला मेलानोगेस्टर। उसका एब्रीविएटेड फॉर्म है ये। एब्रीविएटेड मतलब कि शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया है उसको। ठीक है सर, जैसा कि आप कह रहे हो मैं वापस बोल देता हूँ। सबसे पहले हमने ह्यूमन हार्ट को लिया, ह्यूमन हार्ट को हमने देखा, ह्यूमन हार्ट की मसल सेल को हमने निकाला, उसको कल्चर किया। तब हमें पता लगा कि ह्यूमन हार्ट की जो मसल सेल है वहां पर तो एक जीन मिलता है, उसका नाम है HERG जीन। कौन सा जीन? HERG जीन। बाद में इसका पता लगा ह्यूमन ईथर ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर रिलेटेड जीन। ठीक है। फिर हमें पता लगा कि हार्ट की जो मसल सेल है जिसमें HERG जीन मिलता है वो क्या प्रोड्यूस करता है? पोटेशियम आयन चैनल। क्या प्रोड्यूस करता है? पोटेशियम आयन चैनल। पोटेशियम आयन चैनल प्रोड्यूस करता है। ठीक है सर। ह्यूमन का हार्ट है, ह्यूमन के हार्ट की जो मसल सेल है उसमें HERG जीन मिलता है, वो HERG जीन जो है पोटेशियम आयन चैनल को प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और ये आयन चैनल बहुत ही ज्यादा जरूरी है ताकि जो वो रीपोलराइजेशन हो रहा था ना हार्ट का, रीपोलराइजेशन का मतलब मैं समझाता हूँ। रीपोलराइजेशन ऑफ हार्ट के लिए काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, काफी ज्यादा जरूरी है। रीपोलराइजेशन का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लपडप हो रहा था, लपडप, फिर ये हार्ट रुक रहा था, वापस लपडप के लिए आ रहा था। तो ये रीपोलराइजेशन कंडीशन है जब हार्ट अपने आप को नॉर्मल करके वापस काम करने जा रहा है, तो इसे कहते हैं रीपोलराइजेशन, आराम का मामला। और फिर जैसे ही लपडप करेगा मतलब कि डीपोलराइजेशन करेगा। शांत हुआ, रीपोलराइजेशन, लपडप, डीपोलराइजेशन। तो ये रीपोलराइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है हार्ट को रिलैक्स करने के लिए। वो जो रिलैक्सिंग टाइम होता है हार्ट का, चाहे वो बिल्कुल ही बहुत ही कम सेकंड, पॉइंट सेकंड्स में होता है, पर हाँ वो जो टाइम होता है उसके लिए पोटेशियम आयन चैनल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है सर। हार्ट है, हार्ट की मसल सेल है, उसके अंदर HERG जीन है जो कि पोटेशियम आयन चैनल को प्रोड्यूस करता है। वो पोटेशियम आयन चैनल हार्ट के रीपोलराइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर? क्लियर। अब हमने दी ड्रग। अगर ड्रग ने इस जीन को ब्लॉक कर दिया, अगर ड्रग ने इस जीन को ब्लॉक कर दिया, या फिर ड्रग ने पोटेशियम आयन चैनल को ब्लॉक कर दिया, हमने जो ड्रग दी, हमने जो केमिकल डाला लेबोरेटरी में, टेस्ट केमिकल डाला, उस ड्रग ने मान लीजिए जीन को ब्लॉक कर दिया या पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दिया, तो हार्ट क्या सही से रीपोलराइज होगा? नहीं हो पाएगा। और अगर हार्ट सही से रीपोलराइज नहीं होगा, इसका मतलब हार्ट को ज्यादा टाइम लग जाएगा वापस काम करने में। मैंने बोला ना, लब डब लब डब लब डब ऐसे चलता रहता है, लब डब। अब हार्ट रिपोलराइज ही नहीं हुआ 1 सेकंड तक, है ना? तो ये जो क्यूटी इंटरवल इलोंगेट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्यूटी इंटरवल का इलोंगेशन हो गया, मतलब कि आपकी सडन डेथ हो सकती है। तो ये पहले ही चेक कर लो आप लेबोरेटरी लेवल पे। तो जब आप कार्डियोवास्कुलर स्टडीज करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनिमल पे डायरेक्ट कर लो, डोगेश भाई पे, या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं, है ना, सेल बेड स्टडी कर सकते हैं इन विट्रो में। तो आपको क्या क्या चेक करना है कि अगर आपकी ड्रग देने के बाद कोई भी चेंज नहीं आ रहा आपकी हार्ट की एक्टिविटी में, तो ड्रग आपकी सेफ है हार्ट के लिए। अगर ड्रग दी, कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ECG भी चेंज नहीं हुआ, ब्लड प्रेशर भी चेंज नहीं हुआ, हार्ट रेट भी चेंज नहीं हुई, ड्रग तो बढ़िया है, ड्रग तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा, तो ड्रग सेफ है हार्ट के लिए। पर मान लीजिए क्यूटी इंटरवल का टाइम बढ़ गया, तो हो सकता है एरिथमिया हो। मान लीजिए डिक्रीज होगी हार्ट रेट या ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो हो सकता है कि इस दवाई ने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ही डिप्रेस कर दिया हो। डिप्रेस कर दिया मतलब कि उसको कम कर दिया, मतलब कि आपका हार्ट रेट भी कम हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया। कब? जब आपकी ड्रग ने कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को डिप्रेस कर दिया। एबनॉर्मल ईसीजी दिख रही है, एबनॉर्मल ईसीजी दिख रही है, मतलब कि आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हार्ट के अंदर सिस्टम होता है ना, SA नोड, AV नोड, वो डिस्टर्ब हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जो है डिस्टर्ब हो गई। तो ये सारी चीजें आपको स्टडी करनी है ड्रग देने के बाद। उसके बाद है CNS सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज। आपको ये देखना है कि जो आपकी ड्रग है वो ड्रग कहीं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के फंक्शन को तो अफेक्ट नहीं कर रही, ब्रेन को तो अफेक्ट नहीं कर रही। जैसे ये ड्रग है, ये ड्रग कहीं हमारे ब्रेन को, कहीं हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट तो नहीं कर रही। हमारा नॉर्मल काम क्या है? आप देखो, ब्रेन है, ब्रेन की वजह से ही, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से ही हमारा मूवमेंट है, कोऑर्डिनेशन है, रिफ्लेक्सेस है, टेम्परल रेगुलेशन है, अलर्टनेस है, स्लीप है, हमारा बिहेवियर है, सब कुछ किसकी वजह से है? हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से। अगर मैं चल पा रहा हूँ, मैं बोल पा रहा हूँ, मैं कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ, मैं मूवमेंट कर पा रहा हूँ, मैं सो पा रहा हूँ, मैं अलर्ट हो पा रहा हूँ, मैं टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहा हूँ, मैं रिफ्लेक्सेस दे पा रहा हूँ, ये सब किसकी मदद से है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की मदद से। और अगर हमने कोई भी दवाई दी तो हमें ये चेक करना है कि हमारी ये प्रॉपर्टीज अफेक्ट तो नहीं हो गई,
मतलब कि अगर मैंने दवाई दी तो कहीं मेरा बिहेवियर चेंज तो नहीं हो गया, कहीं मेरे मूवमेंट्स तो चेंज नहीं हो गए, कहीं मेरे कोऑर्डिनेशन तो चेंज नहीं हो गए। कोऑर्डिनेशन मतलब मैं ऐसा ऐसा तो नहीं हिलने लग गया, कोऑर्डिनेशन तो नहीं चेंज हो गए मेरे। रिफ्लेक्सेस तो मेरे चेंज नहीं हो गए, टेम्परेचर रेगुलेट तो नहीं होने लग गया, अलर्टनेस और स्लीप कहीं अफेक्ट तो नहीं हो गई दवाई देने के बाद। ये सब चीज़ें मुझे चेक करनी है। साथ में मैं ये भी चेक करूंगा कि जब मैंने दवाई दी तो दवाई देने के बाद ये फंक्शन बिगड़े नहीं बिगड़े, ये तो चेक करूंगा। साथ ही साथ ये भी चेक करूंगा कि इस दवाई ने मेरे सीएनएस को डिप्रेस तो नहीं कर दिया, सेडेशन तो नहीं ला रहा है, कहीं इस दवाई ने लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन तो नहीं कर दिया, कहीं इस दवाई ने, जो दवाई मैं दे रहा हूँ सीएनएस को, कहीं इस दवाई ने सीजर्स तो नहीं कर दिए। ये सारे साइड इफेक्ट, अनवांटेड इफेक्ट भी मुझे चेक करने हैं। दवाई देने के बाद सीजर्स तो नहीं आ रहे, एबनॉर्मल वेव्स तो नहीं आ रही। हाँ ठीक है, ये सारी चीजें मुझे चेक करनी होती है। क्या ये बात आपको समझ में आई? देखो यहाँ पर कैसे आप चेक करोगे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बॉडी टेम्परेचर मेजरमेंट से। जैसे आपने कोई एनिमल लिया है ना, एनिमल लिया, कोई भी रोडेंट ले लिया, माइस ले लिया, रेट ले लिया। आपने क्या करना है, चेक करना है कि इसके ऊपर जब मैं दवाई दूंगा तो टेम्परेचर का क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं रेट, मतलब कि ये एक रोडेंट है, मैंने दवाई दी। अब मुझे चेक करना है कि जब ये दवाई मैंने इस रेट को दी, ध्यान से सुनना, जब ये दवाई मैंने इस रेट को दी तो क्या रेट का टेम्परेचर बढ़ गया, या रेट का टेम्परेचर कम हो गया, या रेट के टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आया। ये तीनों चीज़ें मुझे चेक करनी है। क्या टेम्परेचर बढ़ा, क्या टेम्परेचर कम हुआ, क्या टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। अगर टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है तो मतलब कि आपकी दवाई बहुत बढ़िया है, उसने टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं किया। अगर टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं आता है तो। पर मान लीजिए जब आपने दवाई दी रैट को, है ना, रोडेंट को, और टेम्परेचर बढ़ गया, क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है कि इस दवाई ने सीएनएस को स्टिमुलेट कर दिया, मतलब कि सीएनएस की एक्टिविटी को बढ़ा दिया। जैसे ही सीएनएस स्टिमुलेट हुआ टेम्परेचर बढ़ गया। तो हमें कैसे पता लगेगा, जैसे दवाई ली, दवाई मैंने ली और मेरी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब कि इस दवाई ने मेरे सीएनएस को स्टिमुलेट कर दिया। दवाई मैंने ली और मेरे बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, मतलब कि इस दवाई ने मेरे सीएनएस को डिप्रेस कर दिया। इस तरह से चेक होता है। तो हो सकता है कोई दवाई सीएनएस को स्टिमुलेट करे, हो सकता है कोई दवाई सीएनएस को डिप्रेस करे। कैसे पता करेंगे सर बॉडी टेम्परेचर? सीधी सी बात है, थर्मामीटर लो, लुब्रिकेंट लगाओ। अरे सर लुब्रिकेंट क्यों लगाना है, अरे लगाओ तो सही, थर्मामीटर लो, लुब्रिकेंट लगाओ और रेक्टली इंसर्ट कर दो और चेक कर लो। देखो, मेजर रेक्टल टेम्परेचर बिफोर एंड आफ्टर डोजिंग। डोज देने से पहले रेक्टल टेम्परेचर चेक किया, डोज देने के बाद रेक्टल टेम्परेचर चेक किया और कंपेयर कर लिया। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब समझ में आ गया सर लुब्रिकेंट क्यों लगाना था। चलो नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। सर एंसेफेलोग्राम, हाँ भाई, ये जो ब्रेन की रीडिंग्स आपको देखनी है ना, ब्रेन की ग्राफ वगैरह देखना है, तो उसके लिए ईईजी होता है, ईईजी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम, और हार्ट के लिए होता है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो ब्रेन के लिए क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। तो उसकी स्टडीज करेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका रेट है, इस रेट के ऊपर ये मैंने कोई ताज नहीं पहना रखा, ये जो रेट है इसके ऊपर ये इलेक्ट्रोड लगा रखे मैंने, क्योंकि मुझे इसके ईईजी करना है ना। ईसीजी करना था तब तो यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए थे, अब ईईजी करना है, ब्रेन की एक्टिविटी चेक करनी है, तो यहाँ इलेक्ट्रोड लगा दिए। तो आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोड मैंने हेड पर लगा दिए। तो मैंने दवाई दी और मुझे पता करना है कि कहीं मेरी दवाई कोई सीजर्स तो नहीं कर रही, कोई स्लीप पैटर्न में डिस्टर्ब तो नहीं कर रही, कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ब्रेन की जो है उसको चेंज तो नहीं कर रही। तो मैंने दवाई दी उस रैट को और मैंने वहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिए और सारी चीजें मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ईईजी को मैंने रिकॉर्ड किया। मान लीजिए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में जो रीडिंग है वो गलत आ गई, मतलब कि मेरी दवाई जो है अफेक्ट कर रही है। मान लीजिए रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मेरी दवाई अफेक्ट ही नहीं कर रही। तो इस तरह से हम चेक करेंगे। सीएनएस सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज दो तरह से हमने करके देखी, बॉडी टेम्परेचर और इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम स्टडीज। फिर क्या क्या चेक करना होता है, अगर आपको बिहेवियर चेक कर रहे हैं तो अलर्टनेस, एक्साइटमेंट, स्लीपनेस चेक करो एनिमल की। मोटर फंक्शन चेक करने हैं तो ग्रिप स्ट्रेंथ, जैसे मान लीजिए एनिमल पे टेस्ट कर रहे हैं तो एनिमल कितने अच्छे से ग्रिप करके रखा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। जैसे मैंने उसको हैंग कर दिया तो कितने अच्छे से हैंग हो रखा है, ग्रिप करके रखा हुआ है। ग्रिप स्ट्रेंथ चेक करो, मूवमेंट चेक करो, कोऑर्डिनेशन चेक करो। अगर मुझे रिफ्लेक्स चेक करने हैं तो उसके लिए कौन कौन से पैरामीटर में देखूंगा, प्यूपिल रिएक्शन, पेन रिस्पॉन्स। अगर मुझे ईईजी चेक करना है तो ब्रेन वेव पैटर्न में देखूंगा। अगर मुझे ऑटोनॉमिक साइन चेक करना है तो सलाइवेशन, रेस्पिरेशन, यूरिनेशन देखूंगा। टेम्परेचर चेक करना है तो बॉडी टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ वो देखूंगा। मतलब अगर मुझे ये कैटेगरीज पे स्टडी करनी है तो कौन कौन से पैरामीटर मुझे देखने हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज। अब देखो ध्यान से सुनना, ये मेरा नॉर्मल इनहेलेशन, ये मेरा नॉर्मल एक्सलेशन। वैसे सांस लेनी जरूरी भी थी, बहुत टाइम हो गया बोलते बोलते। तो ये मेरा नॉर्मल
इनहेलेशन, ये मेरा नॉर्मल एक्सहेलेशन, ठीक है। अब किसी ड्रग की वजह से मेरा इनहेलेशन बिगड़ गया, एक्सहेलेशन बिगड़ गया, ठीक है, मतलब चेंज आ गया मेरे लंग्स में, एयर वॉल्यूम में चेंज आ गया, तो वो मुझे चेक करना है कि मेरी ड्रग की वजह से क्या मेरा ब्रीथिंग रेट स्लो हो गया, क्या मेरा ब्रीथिंग रेट फास्ट हो गया। एक तो मेरा स्लो हो सकता है, मैंने ड्रग ली, मेरी ब्रीथिंग रेट स्लो हो गई, मैंने ड्रग ली, मेरी ब्रीथिंग रेट फास्ट हो गई, तो चेंज क्या आ रहा है, क्या ये ड्रग जो है मेरे लंग की फंक्शंस में चेंज कर रहा है ना, तो वो चेंज देखना है। चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट तो है ही सही, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्रीथिंग हेल्प टू प्रिवेंट, लाइक अर्ली टेस्टिंग हेल्प टू प्रिवेंट ब्रीथिंग प्रॉब्लम इन ह्यूमन, और सम ड्रग लाइक ओपियोइड एनास्थेटिक सेडेटिव कैन कोज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ऑब्वियसली ये जो ड्रग्स है ना, ये ओपियोइड एनास्थेटिक सेडेटिव्स, ये सीएनएस को डिप्रेस करते हैं, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी डिप्रेस कर देते हैं, क्योंकि सीएनएस शांत होगा तो सभी शांत हो जाएंगे। अब देखो, इन विवो स्टडी करेंगे, इन विवो का मतलब एनिमल के ऊपर स्टडी करेंगे, आप चाहे तो रोडेंट ले लीजिए, आप चाहे तो डॉग और मंकी ले लीजिए। डॉग और मंकी तो वैसे आप कंफर्मेशन के लिए लीजिएगा, मेन टेस्ट जो करते हैं रेस्पिरेशन का वो रोडेंट्स पे ही करते हैं, रेट और माइस पे, जो कि मोस्ट कॉमन है। बाकी अगर कंफर्मेशन करना है स्टडी का तो आप नॉन रोडेंट्स ले सकते हैं, ठीक है। रेट पे कर लीजिए, गिनी पिग पे कर लीजिए, माइस पे कर लीजिए। अब जब आप टेस्टिंग करेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ड्रग थी, आपने टेस्टिंग करनी है उसकी एनिमल के ऊपर, जैसे रेट के ऊपर, माइस के ऊपर, गिनी पिग के ऊपर, रोडेंट्स के ऊपर आपको टेस्टिंग करनी है, तो आप कौन कौन से पैरामीटर चेक करेंगे। मतलब मैंने अपना ड्रग एनिमल को दिया, तो मैं एनिमल में क्या क्या चेक करूंगा, तो कौन कौन से पैरामीटर चेक करेंगे। रेस्पिरेटरी रेट चेक करेंगे, क्या उसके रेस्पिरेटरी रेट में कोई चेंज तो नहीं आया। टाइडल वॉल्यूम चेक करेंगे, टाइडल वॉल्यूम मतलब कि कितना एयर वो इनहेल कर रहा है और एक्सेल कर रहा है एक ब्रीथिंग में, वो चेक करेंगे, इनहेल या एक्सेल कितना कर रहा है, एक मिनट में कितना ml वो इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन कर रहा है, मतलब कि टोटल एयर इनहेल्ड और एक्सेल्ड पर मिनट। फिर ब्लड गैसेस चेक करेंगे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या है ब्लड में, क्योंकि ऑब्वियसली ये भी चेक करना पड़ता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ब्लड में क्या लेवल है, कैसे बढ़ेगा कम होगा। अगर मेरा रेस्पिरेशन रेट कम ज़्यादा होगा तो ऑक्सीजन का लेवल और CO2 का लेवल ब्लड में कम ज़्यादा होगा। ब्लड का पीएच क्या है, ये भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्लड में ज़्यादा CO2 होगा, ज़्यादा CO2 मतलब कि कार्बोनिक एसिड SCO3 माइनस ज़्यादा बन जाएगा, और SCO3 माइनस ज़्यादा बन गया मतलब कि पीएच बढ़ गया, तो ये घट गया, तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है ठीक है, बढ़ गया घट गया ऐसा हो गया। चलो, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा प्लेथिस्मोग्राफी। तो ये क्या नए नए नाम लाते हो यार, क्या होता है ये प्लेथिस्मोग्राफी। अरे बहुत ईजी है, देखो प्लेथिस्मोग्राफी करेंगे, इतना याद रखो, रेस्पिरेशन चेक करना है कि भैया इनहेलेशन तो नहीं बढ़ गया, एक्सहेलेशन तो नहीं बढ़ गया, ब्रीथिंग रेट तो चेंज नहीं हो गई, ब्रीथिंग रेट तो नहीं बढ़ गई, ब्रीथिंग रेट कम तो नहीं हो गई, टाइडल वॉल्यूम कम ज़्यादा तो नहीं हो गया, पर मिनट ब्रीथिंग कितनी हो गई, है ना। पीएच ऑफ द ब्लड क्या है, ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन या ब्लड में CO2 का लेवल कितना है, ये सब चीज़ें चेक करनी है। इसके लिए सबसे पहले प्लेथिस्मोग्राफी क्या है, प्लेथिस्मोग्राफी measuring how the volume of air in the lung changes, how the volume of air in the lungs changes, lungs के अंदर एयर का वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है। आई रिपीट, लंग्स के अंदर, ये जो मेरे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, इनके अंदर एयर का वॉल्यूम किस तरह से चेंज हो रहा है उसको मेजर करना, उसके लिए करते हैं प्लेथिस्मोग्राफी। ये एक तरह का नॉन इन्वेसिव मेथड है, यहाँ पर कोई एनिमल के ऊपर सर्जरी नहीं करनी, ये नॉन इन्वेसिव है। प्लेथिस्मोग्राफी इज ए नॉन इन्वेसिव मेथड, ठीक है, एक जिंदा एनिमल पे कर सकते हैं, जैसे ये रेट है, हेल्दी है, प्रेग्नेंट नहीं है, हाँ हेल्दी है, बस थोड़ा सा मोटा है, ऐसे मत बोल देना प्रेग्नेंट है बेचारा, हेल्दी रेट है ना। अब इस एनिमल को एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स में मैंने बंद कर दिया, इस रोडेंट को, इस रेट को मैंने ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद कर दिया, ठीक है सर, ट्रांसपेरेंट बॉक्स में आपने बंद कर दिया, बॉक्स को मैंने अच्छे से सील कर दिया, पर यहाँ पर एयर जाने दी मैंने, मतलब कि बॉक्स को अच्छे से सील कर दिया। एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लिया, सपोज सपोज ये बॉक्स लिया, ये एक तरह का, लेट सपोज ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है, और इसको मैंने अच्छे से सील कर दिया, इसको मैंने अच्छे से सील कर दिया, बस एयर का इनलेट का रखा, एयर इनलेट और एक्सेल हो जाए, मतलब कि अंदर बाहर आ जाए, इतना मैंने रखा, बाकी अच्छे से सील कर दिया। ठीक है सर, आपने एक एनिमल लिया, एनिमल को ट्रांसपेरेंट बॉक्स में बंद कर दिया, उस बॉक्स को अच्छे से सील कर दिया, पर वहां पर एयर जो है इन और आउट हो सकती है, एयर फ्लो हो सकता है। और ये एयर फ्लो क्यों जरूरी है, ताकि ये जो अंदर रेट है, रोडेंट है, ये नॉर्मल ब्रीथिंग कर सके, नॉर्मल ब्रीथिंग कर सके, बेचारे को सांस लेने का तो हक है ना, नॉर्मल ब्रीथिंग कर सके, ठीक है। अब जैसे ये इनहेल करेगा या एक्सेल करेगा, तो इनहेलेशन में और एक्सेलेशन में अंदर जो एयर का प्रेशर है वो चेंज होगा। अगर ये इनहेल करेगा तो अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होगा, अगर ये इनहेल करेगा
तो अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर ये एक्सेल करेगा तो अंदर का प्रेशर बढ़ेगा, तो इनहेल करने पे अंदर का प्रेशर डिक्रीज होगा, अंदर का प्रेशर डिक्रीज हुआ। एक्सेल करने पे अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। तो इनहेलेशन में प्रेशर डिक्रीज होता है, एक्सेलेशन में प्रेशर बढ़ता है, और इसी प्रेशर के चेंज को डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पर एक प्रेशर सेंसर लगाया जाता है, जो कि इनहेल और एक्सेल करने पे जो भी प्रेशर चेंज हुआ है उसको डिटेक्ट करेगा। फिर कंप्यूटर से हम चेक कर लेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी थी चूहे की, टाइडल वॉल्यूम कितना था, और पर मिनट वॉल्यूम कितना था। यहाँ पर ड्रग देने के बाद चूहे को रखा गया है। ऑब्वियसली ड्रग तो देंगे ही सही, तभी तो हमें चेक करना है। क्लियर हुआ है सब? अगर क्लियर हुआ है तो बता दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इन विट्रो, ये बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, ये बहुत ही लेस कॉमन है। ये आपने फर्स्ट सेमेस्टर फार्माकोलॉजी में पढ़ा था। ट्रेकियल मसल टेस्ट, इस तरह से ट्रेकिया को आइसोलेट कर देते थे, रिंग शेप ट्रेकिया को, फिर उस पर आप ड्रग देके देखते थे कि वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि रिलैक्स हुआ, क्या फर्क आ रहा है। वो वाला टेस्ट है, ये कॉमन नहीं है। जो कॉमन था प्लेथिस्मोग्राफी, वो मैंने आपको बता दिया। नाउ नेक्स्ट इज टीयर 2 सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज। टीयर 2 में आपने क्या करना है, चेक करना है कि मेरी जो ड्रग है वो किस तरह से अफेक्ट कर रही है नॉन वाइटल ऑर्गन्स को। तो जैसे सबसे पहला टेस्ट हो गया जीआईटी के ऊपर, क्योंकि हमें यहाँ पर दो चीजें पढ़नी है, जीआईटी पढ़नी है और किडनी पढ़ना है, मतलब कि रीनल सिस्टम पढ़ना है। तो सबसे पहले जीआईटी। अब जीआईटी के ऊपर जो सबसे पहला टेस्ट है वो है गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, एक चूहा मैंने लिया, रेट लिया बेचारा, है ना। उस चूहे का गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम मैंने नोट कर लिया कि चूहा जो है मान लीजिए अपने पेट को 15 मिनट में खाली कर देता है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है। चूहा अपने पेट को 15 मिनट में खाली कर देता है, ऐसा हमने सोच के चल लिया। गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम चूहे का नोट कर लिया, नॉर्मल चूहे का। फिर उस चूहे को ड्रग दी, और फिर ड्रग देने के बाद उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम हमने देखा। अगर उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, मतलब पेट खाली करने का, गैस्ट्रिक को खाली करने का, गैस्ट्रिक को एम्प्टी करने का टाइम अगर बढ़ गया उसका, या फिर उसका गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कम भी हो सकता है। अगर बढ़ गया गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम, तो बढ़ने का मतलब है कि उसको डायरिया हो गया, उसका पेट जल्दी जल्दी खाली हो रहा है, तो दवाई को लेने से उसको डायरिया हो गया, पेट जल्दी 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 खाली हो रहा है। या फिर गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कम हो गया, तो उसको कैसा लगेगा, फुलनेस लगेगा ना, उसको नोजिया टाइप लगेगा, यार जी घबरा रहा है, उल्टी जैसा लग रहा है, कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है। तो पहले चूहे को लिया, चूहे का गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम देख लिया, ठीक है, जैसे हमने देख लिया कि 15 मिनट है। फिर ड्रग को दिया। अगर ड्रग देने के बाद भी टाइम उतना ही है, तो ड्रग ने बेचारे चूहे के गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम पे कोई असर ही नहीं किया, ड्रग बढ़िया है। पर अगर ड्रग देने के बाद गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम अफेक्ट हो गया, मान लीजिए गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम बढ़ गया, अब जल्दी जल्दी खाना निकल रहा है तो डायरिया हो गया। और मान लीजिए गैस्ट्रिक एम्प्टी टाइम कम हो गया, मतलब कि उसको फुलनेस लग रहा है, नोजिया जैसा लग रहा है, भरा भरा लग रहा है, पेट भरा हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, ऐसा फील आ रहा है। तो ये गैस्ट्रिक एम्प्टी टेस्ट होता है जीआईटी में सबसे पहला टेस्ट। उसके बाद आपका है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टेस्ट। अब इसमें आपने क्या करना है, देखो वो ध्यान से देखो। इंटेस्टाइनल ट्रांजिट टेस्ट में सबसे पहले आपको एक रेट लेना है, रोडेंट लेना है, ठीक है सर, एक रेट ले लिया, रोडेंट ले लिया, इसको आपने चारकोल मिल दी। कौन सी मिल दी? चारकोल मिल। या फिर आपने इसको कलर्ड मार्कर दे दिया, इसको खिला दिया आपने, या तो चारकोल मिल दे दी या कलर्ड मार्कर दे दिया, है ना, जिससे हमें पता लगे कि वो कहाँ कहाँ से बढ़ रहा है। चारकोल मिल और कलर मार्कर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, हमें पता लगता जाएगा कि वो कहाँ कहाँ जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा है, ठीक है। कुछ घंटों बाद इस एनिमल को, जिसको बेचारे को आपने प्यार से चारकोल दिया था, है ना, उसी एनिमल को आपने सेक्रीफाइस कर दिया, मार दिया उस एनिमल को। तो सबसे पहले आपने रेट लिया, रोडेंट लिया, उसको चारकोल मिल दी, कलर्ड मार्कर दिया, उसको थोड़े घंटों के बाद सेक्रीफाइस कर दिया, मार दिया। और मारने के बाद आप ये देख रहे हो कि ये जो चारकोल मील है ये कहाँ तक गई, कहाँ तक गई, इसकी बॉडी में कैसे कैसे आगे बढ़ रही, कहाँ तक पहुंची, ठीक है। ये सब आप कब कर रहे हो? ड्रग देने के बाद। आपका जो टेस्ट ड्रग है वो तो आपको देना ही है, क्योंकि उसकी तो टेस्टिंग कर ही रहे हो आप, ये टेस्ट ड्रग आपने दे दी एनिमल को, है ना। टेस्ट ड्रग एनिमल को देने के बाद आपने चारकोल मिल दे दी, मार्कर कलर मार्कर दे दिया, और उसको खिला दिया और उसको आगे बढ़ा दिया। कुछ घंटे बाद एनिमल को मार दिया, और मारने के बाद उसका देख रहे हैं कि खाना कहाँ तक गया, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई, ये जो आपने खिलाया था ये कहाँ तक गया। अब इससे क्या पता लगेगा पता है? अगर खाना बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया, मतलब कि इस दवाई ने डायरिया कर दिया। अगर कि खाना धीरे 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 आगे बढ़ रहा है, मतलब कि इस दवाई ने इस चूहे को कॉन्स्टिपेशन कर दिया। तो जीआईटी पे असर पता लगा रहे हैं कि अगर शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल हुई, आई रिपीट कि अगर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल हुई तो धीरे धीरे आगे बढ़ा, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज बन रही भाई, कब्ज बन रही है। और अगर जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया मतलब कि डायरिया हो गया भाई, डायरिया हो गया। बस इतना सा टेस्ट ही है। ये दूसरा टेस्ट है इंटेस्टिनल ट्रांजिट टेस्ट। क्या ये टेस्ट आपको क्लियर है? इससे पहले कौन सा देखा था? गैस्ट्रिक एम्प्टी। ये सब किस में देख रहे हैं? जीआईटी में। नेक्स्ट है आपका गैस्ट्रिक सिक्रीशन टेस्ट। कुछ नहीं करना है, एक दवाई लो,
वो जो आपका टेस्ट केमिकल है, टेस्ट ड्रग है, उस दवाई को दे दो रैट को, रोडेंट को दे दिया। अब आपने क्या करना है, आपको चेक करना है कि जब भी आपने दवाई दी उस दवाई से चूहे के गैस्ट्रिक सिक्रीशन में कोई फर्क पड़ा क्या। मान लीजिए रैट का गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ गया दवाई के बाद, मान लीजिए रैट का गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम हो गया दवाई के बाद, मान लीजिए रैट का गैस्ट्रिक सिक्रीशन में कोई चेंज ही नहीं आया, वैसे के वैसा ही है। तो अगर आपकी दवाई देने के बाद भी गैस्ट्रिक सिक्रीशन में चेंज नहीं आया तो दवाई कोई दिक्कत नहीं दे रही, बढ़िया है दवाई है। गैस्ट्रिक सिक्रीशन बढ़ गया तो भी दिक्कत है, कम हो गया तो भी दिक्कत है। तो कुछ भी नहीं करना, रेट में से स्टमक जूस को लेना, या आपने देखो स्टमक जूस को हमने ले लिया रेट में से, और फिर कंपेयर कर लेना कि एंजाइम कितने बड़े, एसिडिटी कितनी बड़ी, वही सिक्रीशन कितना बड़ा, वो सब आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्लियर भाई। सबसे पहला है गैस्ट्रिक एम्प्टी, दूसरा है इंटेस्टाइनल ट्रांजिट, और तीसरा है गैस्ट्रिक सिक्रीशन टेस्ट। फिर आता है रेनल के ऊपर। अब आपको पता है कि किडनी का काम क्या होता है। अरे सर किडनी का काम पूछ रहे हो, ब्लड को फिल्टर करना, यूरिन का फॉर्मेशन करना, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस रखना, पीएच को बैलेंस रखना, वाटर को बैलेंस रखना, वेस्ट को रिमूव करना, बहुत सारे काम होते हैं किडनी के। तो किडनी डैमेज एक सीरियस इन्फेक्शन है या नहीं। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, किडनी डैमेज तो बहुत बड़ी बात होती है, किडनी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए हम दवाई को पहले ही चेक कर लेंगे कि कहीं हमारी दवाई हमारी किडनी को तो खराब नहीं कर रही। मान लीजिए रैट है, रोडेंट है, इस रैट और रोडेंट को हमने ड्रग दिया। सबसे पहला टेस्ट हम क्या कर रहे हैं, यूरिन वॉल्यूम और उसका कंपोजिशन टेस्ट। यूरिन का वॉल्यूम चेक करेंगे और यूरिन का कंपोजिशन चेक करेंगे। एक एनिमल मैंने ले लिया, रैट मैंने ले लिया, रोडेंट मैंने ले लिया, इसको मैंने दवाई दे दी। तो इस रैट को मैंने लिया और उसको दवाई दे दी। अब दवाई देने के बाद मुझे ये चेक करना है कि कंपोजिशन तो खराब नहीं हुआ। जो रैट नॉर्मली, ये रैट है, इस रैट में नॉर्मली जो किडनी ब्लड फिल्टर करके यूरिन बना रही थी, उस यूरिन में जो जो कंपोजिशन था, क्या दवाई देने के बाद भी रेट उसी तरह से ब्लड का फिल्ट्रेशन करके उतने ही कंपोजिशन बना रहा है, या फिर कुछ चेंज हो गया। मान लीजिए यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया, पीएच चेंज हो गया, ग्रेविटी चेंज हो गई, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इलेक्ट्रोलाइट का लेवल चेंज हो गया, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड चेंज हो गए। मान लीजिए यूरिन में प्रोटीन आने लग गया, यूरिन में ग्लूकोज आने लग गया, डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं हो गई, यूरिन में ब्लड आने लग गया, हेमेटूरिया तो नहीं हो गया, यूरिन में ब्लड आना हेमेटूरिया तो नहीं हो गया। ये सारी कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी दवाई देने के बाद। फिर हम ये भी देखेंगे कि दवाई देने के बाद यूरिन का वॉल्यूम कम तो नहीं हो गया, पता लगा किडनी सप्रेस हो गई है ना, यूरिन का वॉल्यूम कम तो नहीं हो गया, या फिर यूरिन ज्यादा तो नहीं निकल रहा, चूहा जो है बार बार यूरिन आउट कर रहा है, बार बार यूरिन आउट कर रहा है, मतलब कि वी कैन से डायूरेटिक इफेक्ट तो नहीं हो गया। ये सब चीजें चेक करनी है। तो दवाई देने के बाद कहीं चूहे में डायूरेसिस तो नहीं हो गया, कहीं चूहे में एंटी डायूरेटिक तो नहीं हो गया, मतलब कि एक में तो बहुत ज्यादा टॉयलेट आ रहा है, एक में टॉयलेट ही नहीं आ रहा, ऐसे इफेक्ट तो नहीं हो गए। यूरिन का वॉल्यूम एक में बहुत ज्यादा बढ़ गया मतलब कि डायूरेटिक इफेक्ट आ गया, एक में बहुत ज्यादा कम हो गया मतलब कि एंटी डायूरेटिक इफेक्ट आ गया। तो हमें ये चेक करना है कि दवाई देने के बाद ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा कि यूरिन का वॉल्यूम बढ़ गया, यूरिन का वॉल्यूम कम हो गया, पैरामीटर्स चेंज हो गए, जैसे पीएच चेंज हो गया, इलेक्ट्रोलाइट चेंज हो गया, यूरिन में प्रोटीन तो नहीं आने लग गया, यूरिन में ग्लूकोज तो नहीं आने लग गया, यूरिन में और कुछ तो नहीं आने लग गया। ये सारी चीजें चेक करनी पड़ती है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट इज जीएफआर टेस्ट। जीएफआर सर, जीएफ, हाँ भैया, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन टेस्ट। हाँ पहले ही बता दूं, भावुक हो जाते हो आप। ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, ये जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन टेस्ट है, इसमें क्या होता है वो देखो। जनरली जो आपकी किडनी है ना, वो ब्लड को फिल्टर करती है, हाँ सर ब्लड को फिल्टर करती है, यूरिन को बनाती है, हाँ सर यूरिन का फॉर्मेशन करती है। तो जो किडनी है वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन का फॉर्मेशन करेगी। यस सर। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जनरली मैं यहाँ पे दो चूहे लेके मैं आपको बताऊंगा। पहला चूहा जिसके अंदर मैंने इन्यूलिन डाला बिना ड्रग के, एक चूहा था उसके अंदर मैंने इल्यूनिन एक कंपाउंड डाल दिया। अब वो इन्यूलिन जो है ना, वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद ब्लड को फिल्टर कौन करता है, किडनी, किडनी के बाद क्या बनता है, यूरिन। तो वो इन्यूलिन जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाए, मतलब किडनी अच्छे से काम कर रही है। मतलब जो पहला रेट था, उस पहले रेट के अंदर जब मैंने इन्यूलिन डाला, तो इन्यूलिन डालने के बाद वो ब्लड में गया, ब्लड में जाने के बाद वो किडनी में गया, किडनी से वो फिल्टर हुआ, फिल्टर होकर यूरिन फॉर्मेशन हुआ, और इन्यूलिन जो है रेट की बॉडी से बाहर निकल गया। वहीं दूसरी जगह अब मैंने इसको दवाई दे दी, और मैंने इसको क्या दे दी, दवाई दे दी। तो मुझे ये चेक करना है कि दवाई देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि इन्यूलिन बॉडी में ही रह गया हो, किडनी सही से काम नहीं करी हो, ब्लड फिल्टर सही से नहीं हुआ हो, यूरिन फॉर्मेशन सही से नहीं हुआ हो, और इन्यूलिन सही से बाहर नहीं निकला हो। कब, दवाई देने के बाद। तो ये मुझे चेक करना है कि दवाई देने के बाद
कहीं मेरे रेट में क्लियरेंस स्लो तो नहीं हो गया, कहीं मेरे किडनी का फंक्शन तो कम नहीं हो गया, कहीं मेरी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट तो कम नहीं हो गई, चेंज तो नहीं हो गई, वो मुझे चेक करना है। नेक्स्ट है आपका ब्लड टेस्ट सीरम। वही वाली बात है कि आपको क्या करना है, एक नॉर्मल रेट लेना है। नॉर्मल रेट में आपको देखना है कि यूरिया कितना है ब्लड में, क्रिएटिनिन कितना है, इलेक्ट्रोलाइट कितना है। फिर एक रेट वो लेना है जिसको ड्रग दे दी। अब देखो जो नॉर्मल रेट होगा, नॉर्मल रेट में तो सब कुछ बैलेंस होगा, ये सारी चीजें बैलेंस होगी, बैलेंस होगी। अब जो रेट है जिसको हमने ड्रग दे दी, उस रेट में हो सकता है कि इनमें से यूरिया ज्यादा हो गया हो ब्लड में, क्रिएटिनिन ज्यादा हो गया हो, इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो गया हो। क्यों? क्योंकि दवाई ने ऐसा असर कर दिया हो। तो अगर दवाई देने के बाद इन सब में से कुछ भी ऊपर नीचे हुआ, मतलब कि आपकी किडनी खराब हो गई, सीधी सी बात। तो ये सब चीजें हम एनिमल पे पहले ही टेस्ट करके देख रहे हैं, ताकि ह्यूमन पे ऐसी नौबत ही ना आए। फिर नेक्स्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। अगर आपको जरूरत लगती है तो रैट को सेक्रीफाइस करो, किडनी निकालो, अच्छे से एग्जामिन करो, खत्म। हिस्टोपैथोलॉजी करो, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज करो, मतलब कि आफ्टर द स्टडीज किडनी टिश्यू आर एग्जामिन अंडर ए माइक्रोस्कोप फॉर स्ट्रक्चरल डैमेज। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज अदर सप्लीमेंटल सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज। तो अदर स्टडीज में जैसे एंडोक्राइन स्टडीज है, आपको यहाँ पे चेक करना है कि कोई हार्मोन सिक्रेट होने में दिक्कत तो नहीं आई। जैसे मान लीजिए रेट है, रेट को दवाई दी, दवाई देने के बाद उसका एंडोक्राइन सिस्टम तो खराब नहीं हो गया, मतलब उसके हार्मोन में सिक्रेशन में कमी तो नहीं आई, मेटाबॉलिज्म में दिक्कत तो नहीं आ रही। क्या क्या मेजर करोगे? T3 T4 TSH का लेवल मेजर करोगे। जब भी आपको एंडोक्राइन स्टडीज करनी है, ये अदर स्टडीज जो है आपके सिलेबस में नाम दे रखा है कि अदर स्टडीज बताओ, तो अदर स्टडीज में मैं एंडोक्राइन बता रहा हूँ। एंडोक्राइन बताऊंगा, यूरिनरी बताऊंगा, रिप्रोडक्टिव बताऊंगा, आंखों का बताऊंगा। तो एंडोक्राइन में आपने क्या देखना है कि आपको ये देखना है कि हार्मोन के सिक्रीशन और मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। साथ ही साथ कौन कौन से पैरामीटर चेक करने हैं? T3 का लेवल चेक करो, T4 का लेवल चेक करो, TSH का लेवल चेक करो कि ड्रग देने के बाद कहीं T3 बढ़ तो नहीं गया, T4 बढ़ तो नहीं गया, TSH कम ज्यादा तो नहीं हो गया, वो सब चेक करो। इन्युलिन और कोर्टिसोल लेवल चेंज करो, चेक करो, और ऑब्जर्व करो कि ब्लड शुगर में क्या चेंज हुआ है। तो ये सारे पैरामीटर आपको स्टडी करने हैं एंडोक्राइन वाले टेस्ट में, और एंडोक्राइन आपके अदर वाले में आते हैं। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की बात करें, आपको देखना है कि आपका ब्लेडर तो अफेक्ट नहीं हो गया। ब्लेडर में पहले जैसे मान लीजिए 50 ml यूरिन भरता था, तो अब कहीं 30 ml पे तो ब्लेडर भरने नहीं लग गया, मतलब कि यूरिन का स्टोरेज सही से हो रहा नहीं हो रहा, यूरिन का रिलीज सही से हो रहा नहीं हो रहा, वो सब चीजें चेक करनी है। फिर नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको ये चेक करना है कि हार्मोनल लेवल पे दिक्कत तो नहीं आ गई। मान लीजिए कोई रैट था, कोई माइस था, कोई रोडेंट था, कोई नॉन रोडेंट था, जब हमने एनिमल टेस्टिंग करी तो हमें ये चेक करना है कि एलएच का लेवल, एफएसएच का लेवल, टेस्टोस्टेरोन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल तो चेंज नहीं हो रहा। ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ मैटिंग बिहेवियर, उनके मैटिंग बिहेवियर में, उनके रिप्रोडक्शन में कोई चेंज तो नहीं हो रहा। फीमेल जो है, फीमेल रेट के अंदर जो साइकिल चलती है, हमारे अंदर तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है फीमेल्स के अंदर, फीमेल रेट के अंदर यहाँ पे चलती है एस्ट्रस साइकिल, तो उस साइकिल में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। इम्यून सिस्टम में आप चेक करोगे कि आपकी ड्रग इम्यूनिटी को अफेक्ट तो नहीं कर रही, तो उसके लिए आप कौन कौन से पैरामीटर चेक करोगे? आपकी WBC का काउंट चेक करोगे, साइटोकाइन लेवल चेक करोगे, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करोगे, आप इम्यून सिस्टम को चेक करोगे, आप ये सारी चीजें आप करोगे। ठीक है। नेक्स्ट ऑक्यूलर मतलब आई सिस्टम टू चेक विजुअल डिस्टर्बेंस और आई इरिटेशन। कोई दवाई लेने के बाद आंखों में इरिटेशन तो नहीं हो गई, आंखों से दिखना तो बंद नहीं हो गया, तो उसके लिए आप टेस्ट करोगे प्यूपिल रिएक्शन टेस्ट, कॉर्नियल रिफ्लेक्स और ऑप्थेल्मोस्कोपिक एग्जामिनेशन फॉर रेटिना। क्लियर? तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, ये वन शॉट लेक्चर क्लियर हुआ होगा, जहां पर हमने बहुत ही डिटेल स्टडी करी है सेफ्टी फार्माकोलॉजी को, जहां पर हमने देखा है कि सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज क्यों जरूरी है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 2 दो लेवल में सेफ्टी फार्माकोलॉजिकल स्टडीज होती है। और इससे पहले हमने देखा कि आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म कितना जरूरी है, आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना कितना जरूरी है, आईएनडी एप्लीकेशन फॉर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना जरूरी है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये हमने पूरा लेक्चर कवर किया। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आपको लेक्चर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ये नोट्स आपको मिलेंगे www.depthofbiology.com वेबसाइट पे, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे जाके, डेप्थ ऑफ बायोलॉजी एप्लीकेशन। तो बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए डेप्थ ऑफ बायोलॉजी। सब्सक्राइबिंग शेयर फॉर मोर, ताकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए और लेकर आता रहूं। हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे। जय श्री राम। थैंक यू।